अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ज़रिया मारिफ और आप हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। कहाँ खो गई थी? किसी खुशबू में खो गई थी? नहीं, मैं किसी खुशबू में नहीं खो गई थी। वो मैं बस कुछ सेटलमेंट कर रही थी, कुछ चीजें लिख रही थी रन डाउन की। तो वो बस मैं उसमें। इतनी मेहनत कैसे कर लेती हैं आप? बस ऐसे ही पता नहीं चलता। रूटीन है आपकी? ये रूटीन है, फिर भी सब कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो जाता है। कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं, है ना? हम क्वेश्चन मार्क एक आ जाता है। लेकिन एनीवेज, जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का सिला आपको कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में मिल जाता है, चाहे पराठे की सूरत में मिल जाए। हाँ, वैसे वाकई में आज मेरा बहुत, आज नहीं पिछले 3 दिनों से मेरा आलू के पराठे खाने को दिल कर। एंड फाइनली इट्स फ्राइडे, लॉन्ग वीकेंड, सैटरडे संडे, तो मैं आज निकल जाऊंगी अपने घर। क्या बात है! टूर डी लाहौर। टूर डी लाहौर, क्या बात है। और अम्मा को मैंने फोन पे ये बोल दिया कि मैंने पराठे खाने और अभी आलू के, तो प्लीज आप पराठे बना दीजिएगा। अम्मी ने अभी सुन के ना आलू चढ़ा दिए हैं चूल्हे पे। नहीं, मैंने कल रात को बता दिया था। अच्छा, रात को मसाला बता के रखी है। नहीं, मसाला नहीं बनाया मैंने, कल रात को बता दिया था कि मैंने आलू के पराठे खाने हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम किस वक्त पहुंचेगी? मैंने कहा शाम तक मैं इंशाल्लाह आपके सामने होंगी और मैंने खाने हैं आलू के पराठे। यानी ज़रिया, अभी अगर आपका वेट है 42-43 kgs, तो जब वापस आएंगे तो मे बी 45 kgs होगा। वैसे ये तो मुझे पता था कि जब भी मैंने घर पर जाना तो मेरी अम्मा ने मुझे कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहना है, ठीक है? तो फिर मैंने कहा मैं खुद ही बता देती हूँ यार, आलू का पराठा खिला दो। क्या बात है। और वैसे मौसम भी अच्छा है। हाँ, वैसे आपके घर में क्या कुछ चल रहा है? कल तो मुझे पता चला था कि कोई फ्राइज बच्चों के खाने पीने का, वो भी सुबह नाश्ते में। वो मूसा ने मांग लिए ना, मूसा ने कहा जी फ्राइज खाने हैं, तो वो चूंकि नानी के पास थे और नानी ने, उसने कहा चिप्स खाने हैं, उसका पैकेट वाले चिप्स। नानी ने कहा अच्छा चिप्स खाने, नानी ने छीले आलू बनाए फ्राइज, खा ये फ्राइज। वो चिप्स खाना चाह रहा था, अच्छा। लेकिन फ्राइज खाने पड़े, फ्रेंच फ्राइज। तो ये तो हमारी एक्टिविटी और फेस्टिविटी चल रही है बारिश के मौसम में। आप लोगों की फेस्टिविटीज क्या चल रही हैं? हमारा इस वक्त जो सुबह पाकिस्तान का शो है वो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। गाड़ी निकाले, बाइक निकाले, पीटीवी पहुंचे, यहाँ आके बताएं हमें। अरे जबरदस्त। लेकिन फिर भी जिन लोगों को अगर बारिश में नहीं निकलने का दिल है और घर में बैठना चाहते हैं, मौसम एंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त क्या खा पी रहे हैं या आपके क्या प्लान है। जबरदस्त जी, एग्जैक्टली। और एक तो एक जो प्लान आपका आज का और एक जो प्लान आपका वीकेंड का, जैसे कि जरा आपका एक वीकेंड का जबरदस्त सा प्लान है, ये बड़ा अच्छा प्लान होता है जरा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अब प्रोग्राम का जरा बाकायदा करते हैं आगाज अपनी जो खबरें हैं उसके साथ। और पहली खबर है कच्चे मकीनों के लिए है। ये कच्चे मकीन, इनको मिलेगा पक्का घर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि गरीब और मतवसत तबके के लिए जो कम कीमत घर हैं उनकी तामीर का वादा हम पूरा कर रहे हैं। और अब तक 38 अरब रुपए कर्ज फराहम किया जा चुका है। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि जो इस्लामाबाद की कच्ची आबादियाँ हैं, जो इसके रहायशी हैं, इनके लिए 12,400 कम कीमत मयारी फ्लैट्स मुहैया किए जाएंगे। और हिदायत की गई है कि इस्लामाबाद के जो महंगे सेक्टर्स हैं, हम देखते हैं F6 F7 है, यहाँ पे सरकारी जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर अब कमर्शियल इमारतें तामीर की जाएंगी। और जो हंगम फैलाव है उसको रोकने के लिए शुएब, शहरों की जो हुदूद है वो मुतय्यन की जाएगी, मतलब तयन किया जाएगा कि इससे ज्यादा आप जो है वो लेकर जा नहीं सकते, ना अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ना ही अपने घरों का, जो कहते हैं ना कि बाज़-औक़ात लोग इधर से भी निकाल लेते, थोड़ा सा कोना उधर से भी निकाल लेते, जरा उसका भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और तरक्की का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत फ़याज़ तरीन साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब सऊदी फवाद हुसैन साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़रूख़ हबीब समेत आला हुकूमती ओहदेदार शरीक हुए। लेकिन जहां पर ये अच्छा फैसला सामने आया, वहीं पर एक जो था ना कि जो एक माशरे में सब कुछ हो रहा था, जिसकी वो क्या कहते हैं निशानदेही की गई कि ये जो बेहंगम फैलाव का हम जिक्र करते हैं, सिर्फ हम आबादी के बेहंगम फैलाव का जिक्र नहीं करते, यह हम जिक्र करते हैं बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम थोड़ा सा शेड बढ़ा देते हैं, हम थोड़ा सा अपना जो गार्डन का वो ग्रीन रैप होती है हम उसको बढ़ा देते हैं, हम अपना जो कार का जो पोर्च एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाते बढ़ाते यहाँ से आपने बढ़ाया, फर्ज करें मेरा घर है सामने, शुएब रहते, थोड़ा सा शुएब ने बढ़ा दिया, गली छोटी हो जाती है। फिर जब लोगों का गुजर बसर वहां से होता है, फिर चाहे ठेले वाला जा रहा हो, चाहे कोई शादी का माहौल हो, किसी घर दावत हो, तो वहां पे ट्रैफिक चौक सी हो जाती है। तो इसमें बुनियादी बात सिर्फ इतनी से कि आपकी स्पेस वहां पर खत्म हो जाती है जहां किसी और की स्पेस शुरू होती है। वेरी गुड। तो ये आपने बड़ा इसका ख्याल रखना है। और अक्सर ये देखते हैं जी कि पोर्च आपका छोटा है, गाड़ी आपकी बड़ी है, तो आपने वो गेट निकाला, यूं किया, गड्डी तुम्हारी अंदर, लेकिन बाहर से फिर मामला हो जाता है खराब। तो इसको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब का जिक्र करते हैं, जिन्होंने ट्वीट किया और कहा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC और
इससे मुतालिक है कि चीन से 1.5 लाख टन जो खाद है वो दरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमेटी का कल गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ है और उन्होंने अपनी ट्विटर के थ्रू ये मैसेज कन्वे किया है कि 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी और आलमी मंडी में बहुत ज्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। मतलब ये कि जब हमने बात की थी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे ही बारिशों का मौसम है, जो फसलें लगी हैं उनको बहुत ज्यादा इस वक्त पानी भी मिल रहा है, वो खेत सैराब हो रहे हैं और बहुत एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से बात करें तो खाद के हवाले से जो कहा जा रहा है वो उसका जो पहला जहाज है 10 फरवरी को पाकिस्तान पहुंच रहा है। 50,000 टन की खाद और 1.5 लाख टन जो खाद है वो दरामद करने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। तो एग्रीकल्चर पर इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे कि जो ज़राअत है मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो हम ये शायद भूल गए थे कि अगर वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत को उस तरह से उसकी केयर नहीं की जाएगी, उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, तब तक वो हड्डी मजबूत नहीं रहेगी। इसीलिए शायद हमारा जो ज़र मुबादला था वो कम होता चला एग्जैक्टली। चलें, तो आपने सब डिटेल से एक्सप्लेन किया, आप बढ़ते हैं आगे और को बात कर लेते हैं। यूं लग रहा है कि कोविड पलट कर वार कर रहा है। सदर मुमलिक का डॉक्टर आरिफ अलवी, इनका कोविड टेस्ट एक बार फिर पॉजिटिव आया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने ये शेयर किया और कहा है कि दूसरी मरतबा इस वायरस से वो मुतासर हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि 4 से 5 दिन हो गए, गले में खराश थी। ये ज़रूर कहा कि तबीयत में बेहतरी है, लेकिन कुछ घंटे तक हल्का बुखार भी उन्हें महसूस हुआ। उस तरह की सिम्टम्स नहीं है, बट एनीवेज उनका टेस्ट हुआ विच वाज पॉजिटिव। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, SOPs पर अमल दरामद कीजिए ताकि हम कोविड-19 से महफूज रह सकें। ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इससे मुतालिक वैसे भी कहा जा रहा है तेज़ी से फैलता है, बच्चों को मुतासर कर रहा है। और पहले जिस तरह अगर आपको वैक्सीन लगी भी है तो उसकी ज़रा एफिकेसी भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और फिर ज़रा एक तो 100% एफिकेसी किसी वैक्सीन की नहीं है, तो कोई वेरिएंट भी दोबारा से हमला कर सकता है। तो हमें एक बार फिर से ये सोचना है कि दोबारा से एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, समाजी फासले को यकीनी बनाना है, मेल जोल कम करना है, गैदरिंग्स कम करनी है, वर्चुअल इवेंट्स की तरफ जाना है ताकि हम इस कोविड-19 पर काबू पा सकें। एग्जैक्टली जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को पहले भी कोरोना हो चुका है, तो और वैक्सीनेशन भी वो करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन जिसे हम कहते हैं, उस पर कहा जा रहा है कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो सर उठाए हुए है। डॉक्टर सैयद फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस सिलसिले में कि ये मामला आखिर है कि क्या सिर्फ बूस्टर शॉट्स ही एक हल रह गया है पाकिस्तान में कि अगर हम इसकी तरफ बढ़ते हैं तो ही हम कोरोना के इस नए वेरिएंट पर काबू पा सकते हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली वो पहले भी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं अपनी, इस सिलसिले में बहुत ख्याल भी रखती है प्रेसिडेंसी और उनका अमला, लेकिन इसके बावजूद उनकी इतनी एहतियात के बावजूद अगर उन्हें दोबारा से कोविड अटैक कर रहा है तो वो आम आदमी जो या तो यूं कह लीजिए कि अभी तक वैक्सीनेशन जिसने करवाई ही नहीं है या बिल्कुल वो SOPs को फॉलो नहीं करता, उनके बारे में आप सबसे पहले कॉमेंट क्या करेंगे? जी, वालेकुम अस्सलाम, बुलाने का शुक्रिया। चक्कर ये है कि हमको ये पता है कि ये जो वायरस है ये ना सिर्फ उन लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है जिनको वैक्सीन लगी हुई हो, और उनको भी जिनको पहले कोविड हो चुका हो। मगर जो ख़ास बात है याद रखने की वो ये कि अगर आपको आप वैक्सीनेट ना हुए हो या एहतियात ना करो तो आपको लगने की शरह काफ़ी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ से जो बीमारी जो होती है इस वायरस से वो ज़्यादा शदीद भी होती है। तो यानी कि वैक्सीन ना सिर्फ आपको थोड़ा सा बचाता तो है मगर आपको शदीद बीमारी से भी बचाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा, ये री इन्फेक्शन के कितने केसेस हम देख रहे हैं, स्पेशली जब हम 5th वेव में हैं और ओमिक्रॉन फैल रहा है? अभी कहना मुश्किल है कि हम कितने देख रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास री इन्फेक्शन केसेस भी आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू यानी कि वैक्सीन के बाद वाले भी केसेस आ रहे हैं। और दुनिया भर में हमको पता है कि री इन्फेक्शन के इस वाले वायरस से केसेस ज़्यादा हैं जब हम डेल्टा से कंपेयर करें। तो ये वाला वायरस की ख़ास बात ये कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा सा ये इससे इवेड या इससे बच सकता है और इससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। एक बात और बताएं सर, ये जो री इन्फेक्शन केसेस जो आपने कहा, ठीक है ये तो नहीं बता सकते कितने केसेस हैं, लेकिन चूंकि आ रहे हैं, एक तो एक री इन्फेक्शन की भी और एक अगर वैक्सीन लगाई है तो भी, सिम्टम्स क्या हैं? क्या सिम्टम्स ज्यादा हैं या कि माइल्ड सिम्टम्स है? खतरा कितना है ये? सिम्टम्स का जहाँ ताल्लुक है तो हमको ये पता है, पाकिस्तान में तो अभी
अभी भी है, इट्स टू अर्ली, मगर दुनिया भर में हमको ये डेफिनेटली पता है कि जिनको वैक्सीन लगी है उनके अंदर सिम्टम्स माइल्ड हैं निस्बतन, उनके अंदर अस्पताल में दाखिल होने की शरह काफ़ी कम है बजाय इनकी जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो जिनको वैक्सीन लगी है वो निस्बतन बचे हुए हैं, और जिनको बूस्टर लगी है उनके अंदर इन्फेक्शन लगने के चांसेस और कम हो जाते हैं और शदीद बीमारी के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। सेकेंड इन्फेक्शन के जहाँ ताल्लुक है तो उसके अंदर उसकी तहकीक अभी तो इतनी नहीं आई है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा माइल्ड हो या उससे ज़्यादा शदीद हो, मगर उसके बारे में अभी कह नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, आपसे यहाँ पे मैं एक जो सोशल नॉर्म्स चल रही है मैं उसका जरा जिक्र करूंगी। किसी भी गैदरिंग में बैठना हो तो डेफिनेटली ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हर जगह अब बात हो रही है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे आप किसी पब्लिक गैदरिंग में बैठे हों। कहा यह जाता है, ले देखें जरा, उसने तो वैक्सीन लगाई हुई थी, अब जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली उनका यह हाल है, तो क्या फायदा है ऐसी वैक्सीनेशन का? मतलब पहले तो लोग वैसे ही नहीं वैक्सीनेशन की तरफ जाते थे, बड़ा डर डर कर जाते थे। अभी भी हमारे यहाँ कुछ लोगों ने नहीं लगवाई हुई, और जिन लोगों ने लगवा ली है उनके दिमाग से ये बात नहीं जा रही है फायदा फिर क्या हुआ हमें वैक्सीनेशन करवाने का। ऐसे लोगों को, ऐसी पब्लिक को आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? तो देखिए, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको ये जानना है कि हम वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं और इससे बचना कैसे। तो जो बचाव है इस वायरस से, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो या जो भी वेरिएंट हो, उसको आप यूँ सोचें कि वो लेयर्स के अंदर है। ये वायरस एक से दूसरे को फैलता है, जिसका मतलब है कि अगर मैंने और दूसरे बंदे दोनों में मास्क पहना हुआ है तो वो थोड़ा सा आपको बचाएगा। अगर आप थोड़े दूर हैं तो फिर वायरस वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, और आखिर में अगर वायरस आपके अंदर पहुँच भी गया तो आपकी इम्यूनिटी जो है, जो कि वैक्सीन से बनती है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो आपको बचाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें भी नहीं हुई और फिर भी आपको वायरस लग गया है और आपको वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अमवात की शरह, बुरी बीमारी होने की शरह बहुत कम हो जाती है। यानी कि वैक्सीन लगाने से अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है वैक्सीन लगाने के बाद, तो एटलीस्ट ये आपको तसल्ली होती है कि आपकी बीमारी जो है बहुत हल्की-फुल्की, बहुत माइल्ड होगी। ठीक है, वो जो खतरा मरे बेने के जानलेवा खतरा मंडला रहा है, जो वैक्सीनेटेड अफराद है उनके ऊपर वो उस तरह से अटैक नहीं करेगा, एक तरह से सेफ गार्ड शील्ड उनके ऊपर मौजूद बिल्कुल होगी। सर, एक बात और बताइएगा कि इस वक्त फिफ्थ वे में आई विल आस्क दैट क्वेश्चन अगेन कि पैटर्न हम क्या देख रहे हैं अपनी पॉपुलेशन डायनामिक्स को समझते हुए। जिस तरह स्टार्ट में बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा था, क्या इस वक्त भी सिचुएशन ऐसी है या कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं इससे? मैं ये बता सकता हूँ एटलीस्ट कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो मैं देख रहा हूँ कि ये जो वेव है ये दूसरे वेव्स के बनिस्बत बहुत ही तेज़ी से इसके रेट्स बढ़ना शुरू हो रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर जिस रफ्तार से केसेस में इजाफा मैं देख रहा हूँ वो पहले वेव्स में नहीं था, मगर उसके साथ साथ अभी अस्पताल पे दबाव इतना नहीं पड़ा। ऑब्वियसली थोड़ा सा अर्ली है, अस्पताल पे दबाव यूजुअली हफ्ते या 2 हफ्ते बाद होता है। जहाँ तक किन लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो पहले वेव में भी बच्चों को अफेक्ट करता था, अभी भी कर रहा है। ऑब्वियसली बच्चे भी अफेक्टेड हैं, बड़े भी अफेक्टेड हैं और जवान भी अफेक्टेड हैं, मगर ये हमने अपने पुराने भी जितने भी वेव उसमें ये देखा है कि जो सॉर्ट दरमियानी उम्र के हैं, आई गेस 20 साल, 35, 40, इनके अंदर ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि यही वो पॉपुलेशन ज़्यादा बाहर निकलती है और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करती है। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, हमने अमूमन ये देखा है इससे पहले भी जितने भी वेरिएंट्स आए हैं, ये जितने भी सीजन आए हमारे यहाँ कोरोना के, कराची सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। एक तो इसकी वजह आपको क्या नजर आती है, दूसरा ये कि अभी जरा स्कूल कॉलेजेस में थोड़ी सी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे उस तरह से बाहर नहीं निकल रहे। बतौर डॉक्टर आप किस तरह से देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या आने वाले दिनों में इनिशिएटिव लेना चाहिए जिस तरह से केसेज अब रिपोर्ट हो रहे हैं? ऐसा है कि ये जो वायरस है, ये चूंकि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है, एक शख्स से दूसरे शख्स को लगता है, तो ये ज़्यादा उन्हीं जगह पे फैलता है जहाँ पे लोगों की मिकदार या तादाद ज़्यादा हो। और इसी वजह से कराची, लाहौर, ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे ये पहले फैलता है और फिर दूसरी जगहों पे जाता है। और हर लहर पे डिपेंड करता है। जो इससे पहले लहर थी, तीसरी लहर थी, उसके अंदर लाहौर में पहले आया था, फिर कराची आया था, फिर नेक्स्ट लहर में कराची में पहले, फिर लाहौर में। इस दफ़ा लगता है कराची में पहले आया है। जहाँ तक स्कूल्स का ताल्लुक है, तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। एंड रियली अगर हम सब SOPs फॉलो करें तो स्कूल्स खोलने में कोई मसला नहीं है, मगर यही मसला है कि लोग SOPs फॉलो करते नहीं हैं। और अगर स्कूल्स बंद करें, कॉलेजेस बंद करें, तो फिर जो तालीम पे जो असर पड़ा है वो भी तक रहता है। तो ये सिंपल जवाब नहीं है, ये मुश्किल जवाब है, और देखते हैं इसका क्या राह है। बिल्कुल ठीक है, यानी द बॉटम लाइन इज कि हमें सिर्फ एहतियात करनी है। एक सबसे आसान चीज़ है जो हम कर सकते हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। डॉक्टर फैसल साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले भी माजी में जो वेव्स आई हैं बच्चे उसमें भी मुतासर हुए हैं, लेकिन माजी में जिस तरह वेव
ऊपर गई है, इस दफा वेव तेजी से ऊपर जा रही है, तो इसलिए एहतियात ज्यादा करनी होगी। पहले कोई वेव ऐसी नहीं थी, जो ये 5th वेव है जो कि अभी आगाज है। ठीक है, एट दिस पॉइंट अस्पतालों पर उस तरह का दबाव नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है। तो एहतियात हमने जिस तरह छोड़ दी, ये हमने की है गलती, तो अब दोबारा से हमें एहतियात करनी है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, अपनी और कुछ खबरें हैं जो शामिल करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र करते हैं, जिन्होंने इंसानी हुकूक को शर्मिंदा ताबीर करने की राह में करप्शन को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। OIC के खुद मुख्तार मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन के बैनुल अक़वामी सेमिनार से उन्होंने खिताब किया था और कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्शन से पाक पाकिस्तान का विजन पेश किया है। उन्होंने कहा कि इसी विजन के तहत करप्शन के खिलाफ जंग जारी है, और उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मौजूदा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। वज़ीर ख़ारिजा का ये भी कहना था कि कौमी और आलमी सतह पर करप्शन के खिलाफ फौरी और भरपूर कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि तरक्की पजीर ममालिक का जो कहा गया है कि जो तरक्की पजीर ममालिक है वो आगे बढ़ सके और उनका बहता लहू बंद हो जाए। एग्जैक्टली इस तरह से होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू जब भी वज़ीर आज़म बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ कहीं ना कहीं स्टैट्स में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से करप्शन हो रही है। करप्शन आपके इरादों में है, करप्शन आपकी सोच में है। एग्जैक्टली, करप्शन आपकी सोच में है। अगर कोई एक काम जो आवाम की फलाह के लिए हो सकता है, लेकिन आपको ये लगता है कि इस काम की फलाह का जो क्रेडिट है वो फलानी पार्टी को जा सकता है या फलाने शख्स को जा सकता है, इसलिए हम उस पेज पे इकट्ठे ना हो, तो ये भी एक करप्शन के जुमरे में आता है। एग्जैक्टली, चलें बढ़ते हैं आगे और जो पाकिस्तान फंड की कोशिश है उस पर बात कर लेते हैं। हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और उसके बाद हमने देखा सियाहत पर बहुत बात हुई, ना सिर्फ बात हुई बल्कि काम हुआ। नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर काम हुआ, आलमी सतह पर बताने पर काम हुआ कि हम कैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। तो सयाहत के शोबे पर जो हुकूमत कोशिशें हैं, जो इदारों की मेहनत है, वो रंग लाने लगी है। इटली का जो नेशनल टेलीविजन है, उन्होंने इतालवी और यूरोपीय यूनियन के सयाहों के लिए पाकिस्तान के सियाहती मकामात पर मबनी दस्तावेजी फिल्म नशर कर दी है। एग्जैक्टली, और इन फिल्म्स में पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात, कल्चर, रस्म रवाज और पहनावों को फिल्माया गया है। दस्तावेजी फिल्म को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और नए साल की जो हॉलीडेज हैं, न्यू ईयर हॉलीडेज पर इन्हें नशर किया गया है। प्रोड्यूसर साहब, अगर गुंजाइश है तो क्या हम ये देख सकते हैं पूरे का पूरा विजुअल अपनी स्क्रीन पर? अच्छा, नहीं, अभी कहा जा रहा है कि ये विजुअल हमारे पास है नहीं, लेकिन हम आपको ये दिखा देंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि इस शो के इख्तिताम से पहले हम इसको अरेंज करें और आपको लाजमी। लेकिन मैं जो हंसा वो इसलिए कि आपने कहा दिखा सकता है, जवाब नहीं, कोरा इनकार कर दिया है। चलें कोई बात नहीं, फिर भी हम बात मौसम की करेंगे। फिर नहीं मौसम की करेंगे, और फिर भी हमने कहा कि हम इरादा छोड़ेंगे नहीं, इरादों में करप्शन नहीं, कोशिश करेंगे कि शो के इख्तिताम से पहले आपको एक लाजमी दिखाएं। चलें, लेकिन बात मौसम की करते हैं। ये इतना खूबसूरत सा मौसम है। हम देखते हैं जब पाकिस्तान की बात होती है, कुदरती मनाजिर हों, आबशारें, झीलें, सरसब्ज फलक शगाफ पहाड़ और उन पर फिर आजकल गिरते सफेद बर्फ के गाले, यानी देखने वाली आंख को यूं लगता है अपने शहर में जकड़ लेते हैं। फिर कोई जाता है लाहौर तो कोई जाता है मरी, और ये मनाजिर कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान की हसीन वादियों के हैं, जिसके नज़ारों के लिए कदम देखें, बसें जो हैं वो लारी अड्डों पे चलती हैं और वो लाहौर वाले मुसाफिरों को भी लेके जाती हैं, वो मरी भी लेके जाती हैं, भावलपुर भी लेके जाती है, गुजरावाला भी लेके जाती हैं। तो आए फिर सैर कराएं आपको, लाहौर की ना? नहीं, ठीक है, पहाड़ी इलाकों की सैर कराने जा रहा हूं आपको, जहां हो रही है बर्फबारी और माहौल गर्मा रखा है। जरा देखिए ये कितना खूबसूरत है इस वक्त पाकिस्तान इन विंटर, स्पेशली जो पहाड़ी इलाके हैं। प्लीज दिखाइए जी।
क्या बात है। अब ये मौसम देखकर किसका दिल चाहता है वैसे कि घर वाकई में में बैठ मेरा जाए। भी दो और फोटो सेशन अगर वहां पर, और इतना अच्छा फोटोग्राफर, वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस सेट पे जितनी भी मैं पिक्चर्स लेती हूं वो उन तमाम पिक्चर्स का क्रेडिट मेरे को होस्ट मोहम्मद शुएब को जाता है। Thank you. आपकी ये जो खिदमात है ना इदारे रहती के इस दुनिया तक एंकर के लिए याद रखी जाए। वो मैं रहती दुनिया तक याद रखूंगी। और जब भी अगर कभी किताब लिखने का मौका मिला, सिर्फ वाहिद एक वो वाला पर्चा होगा जहां पे मैं गोल्डन पेन से सुनहरी हरूफ में आपके बारे में अलकाबात लिखूंगी। तो क्या जनाब, बात है। ये है मौसम का हाल। और पंजाब में इस वक्त मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं वो खत्म होने को हैं। खत्म हो गई, एक फेज की खत्म हो हाँ, गई। एक फेज ही खत्म हो गई ना, लेकिन 2 फेजेस में डिवाइड किए Yes, गए थे ना। yes, 13 yes, दिसंबर तक yes. भी, सॉरी जनवरी तक भी जारी हैं कुछ अजला में। बिल्कुल। तो हुकूमत का तौसी ना देने का फैसला भी सामने आया, क्योंकि ट्विटर पर बड़ा कहा जा रहा था कि शफकत महमूद साहब, ठंड बहुत बढ़ गई है, कोशिश करें कि अगर आप थोड़ी सी छुट्टियां और बढ़ा दें। लेकिन शफकत महमूद ने ना पुत्र ना, पहले बड़ा हर्ज हो गया। हाँ, पहले ही बहुत ज्यादा हर्ज हो चुका है। तो आज से स्कूल खुल जाएंगे कई अजला में। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मौसम सरमा की छुट्टियां 6 जनवरी तक थी, आज से स्कूल खुल जाएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं और असातिज़ा हैं उनको हम वेलकम करते हैं। चलो जी, वेलकम बैक टू स्कूल। जहां जहां पे छुट्टियां हो गई खत्म, लेकिन ये कहा गया है कि कोविड-19 का जो खतरा है वो टला नहीं है। SOPs पर आपने मुकम्मल अमल दरामद करना है। यानी सर्दियों वाला मामला अपनी जगह, कोविड-19 है, इससे मुकाबला करना है, बचना है इससे रादर, इसलिए एहतियात करनी है। चलें बढ़ते हैं आगे। अक्सर ऐसा होता है, बल्कि ज़रिए आपकी तो इस साल की रेजोल्यूशन भी है गाड़ी चेंज करने से मुतालिक ना। तो ज़रिए आप मुझे बताया, आपने कभी ये सोचा कि अच्छा गाड़ी चेंज तो करनी, कौन से कलर के लिए? कभी कंफ्यूज हो गया यार, ये कलर और ये गाड़ी कलर, का कलर ही तो नहीं मिल रहा, अच्छा, कलर मसला मिल नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो वो उस पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको चाहिए गाड़ी का कलर कुछ और होता है, लेकिन आपको मार्केट में कुछ और अवेलेबल होता है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन समटाइम्स ये होता है ना, 2 कलर पसंद होते हैं, गाड़ी आपने एक लेनी होती है, फिर कहते हैं अब कौन सी गाड़ी आपने खरीदनी है। तो सफ़ेद रंग का इंतखाब करना चाहिए, सयाह रंग का इंतखाब करना चाहिए। तो जनाब जर्मन कारसाज कंपनी BMW इस बहस को कर दिया है हमेशा के लिए ख़त्म। गाड़ी होगी एक, रंग होंगे 2, जिस रंग में आप जाना चाहें चले जाएं, अपने उस गाड़ी को उस रंग में रंग दें। ये कार मुतारिफ करा दी गई है जिसमें रंग बदलने की खूबी भी मौजूद है, और एक बटन दबाने से कार का जो रंग है वो तब्दील कर दिया जाता है और आपकी मर्जी के रंग की कार दस्तयाब होगी। अभी कितनी दिलचस्प और हैरानकुन सी बात है। और मुझे लगता है कि आफ्टर दिस BMW आगे जो है दूसरी जो कंपनीज है शायद वो भी इस पर काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, दूसरी कंपनी जरा काम करना शुरू कर दे, क्योंकि गाड़ी लेने की तो रेजोल्यूशन है, उसमें BMW नहीं थी एक्चुअली अभी। अल्लाह से मांग लड़की, अल्लाह BMW भी देगा। मांग तो सही, मांगती है तो ये मत सोचें आप, अल्लाह से मांगे। BMW क्या, मैं कहता हूँ BMW से कोई और चीज बड़ी होती है? बहुत चीजें होती बस हैं, ठीक है, वो बहुत आपको चीजें मिलेगी। होती हैं। तो अल्लाह ताला से बस दुआ यही है कि जिस की जो दुआ है उसमें खैर बरकत हो और आसानियों के साथ वो चीजें हो जाएं। अच्छा जी, ये लें, खुशखबरी सुना दी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, जिसका कहा था कितना आपके इरादों में करप्शन नहीं होनी चाहिए, तो इरादों की पुख्तगी होनी चाहिए। इरादों की पुख्तगी थी, हमारे इरादों में करप्शन नहीं थी। जो इमर्जिंग पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की खूबसूरती को किस तरह से अब इटली में भी जो है वो विजुअलाइज किया गया है इटली टेलीविजन के थ्रू। तो आइए आपको दिखाते हैं वो विजुअल्स, किस तरह से पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो कि अब इटली में भी दिखाए जा रहे हैं। सो हैव अ लुक। L'unica fonte di acqua dolce dell'intero territorio pakistano è rappresentata dal fiume Indo. La convivenza tra buddismo e induismo durò molti secoli. Siamo nel centro di Skardu. È proprio incredibile essere qui, in mezzo a queste catene montuose tra le più importanti al mondo, noi piccole formichine ad ammirare questi bestioni che stanno attorno a noi. Ma guarda un po' dove siamo finiti. L'unica क्या fonte बात है, जबरदस्त जी। और इस तरह से दिखाया गया कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। एक छोटी सी झलक थी जो कि दिखाई गई। आप यकीन जानिए जब वहाँ पर ये दिखाई गई होंगी, ज़रा डिफरेंट पार्ट्स में दिखाई गई हैं इन द वेकेशंस, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली लोग प्लान करते हैं कि बस वीज़ा लगवाना है और पाकिस्तान जाना है। और पाकिस्तान भी वेलकम करता है, हम भी उस पर काम करें कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ उनको हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उनकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करनी है। चलें अब बढ़ते हैं आगे, हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। मैं भी यही कहने वाली थी वैसे। हाँ, मैं बस दिमाग पढ़ना जान गया हूं ना। Exactly. एक ऐसी शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब, जिनका ताल्लुक है कोहे सुलेमान के दामन में आबाद डेरा इस्माइल खान से। और साल 2003 में इकबाल अकादमी ने अल्लामा इकबाल के चेहरे को कैनवस पर उतारने का एक मुकाबला मुनक्किद कराया। मुल्क भर के मुमताज़ मुसव्विरों ने इसमें हिस्सा लिया, मगर किस्मत की देवी अजब खान साहब पर मेहरबान हुई और उनकी पेंटिंग को पहला इनाम मिला। और यही नहीं, इकबाल के शेरों को कैनवस पर उतारने के
मुकाबले में भी अव्वल इनाम के हकदार वो ठहरे और फिर जैसे ही कहना चाहिए कि इकबाल खुलता चला गया उन पर और एक के बाद एक शाहकार वो तख्लीक करते चले गए। और ये शाहकार आप हमारी विंडो में भी देख सकते हैं। इस वक्त आप गूगल पर जब अल्लामा इकबाल को सर्च करेंगे तो जितनी भी पेंटिंग्स आपके सामने आएंगी ना, वो सब की सब अजब खान साहब के हाथों का कमाल है। पाकिस्तान पोस्ट ने अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर जो डाक टिकट जारी किया है उस पर मौजूद जो पोर्ट्रेट है वो भी अजब खान साहब का ही शाहकार है। तो बगैर किसी ताखीर के ऐसा करते हैं कि अजब खान साहब की जो पोर्ट्रेट है उन पर बात करें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो पोर्ट्रेट है वो एक ह्यूमन स्टडी है और जब हम उनकी ह्यूमन स्टडी के हवाले से बात करते हैं तो वो स्टडी सिर्फ एक इंसान की हैसियत तक नहीं है। इंसान का जब जिससे कहते हैं ताल्लुक है, जिसमें खेत है, खलियान है, सवेरा है, उजाला है, साथ साथ तारीकी का मंजर भी है, तो उस पर भी उनकी मुसव्वरी कमाल महारत। एग्जैक्टली। अजब खान साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सर, 3 साल मुसलसल आपको सादिक़ैन अवार्ड मिला, खाना फरहंग ईरान से आपको अवार्ड मिला, अहमद फराज अवार्ड कैलीग्राफी में सऊदी अरब से 2 बार आप अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। एक तवील फहरिस्त है माशाल्लाह इसकी। थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा, जब हम बात करते हैं ना एक पसमानदा इलाके की, लाइक डेरा इस्माइल खान की अगर हम बात करें, उस तरह के मौके नहीं मौजूद होते, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन ऐसे में एक टैलेंट का उभर कर सामने आना फॉर श्योर इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। थोड़ी सी कहानी आप भी शेयर करें। अच्छा शौक था, मौका कैसे मिला, कैसे आपको हुआ कि अच्छा अल्लामा इकबाल का ही पोर्ट्रेट बनाना है और उसके बाद माशाल्लाह एक सफ़र है जो अब जारी है। आपने एक ही सांस में इतने खूबसूरत सवाल कर दिए ये भी कि कैसे जवाब दिया जाए। तो हमारे एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं गुलाम मोहम्मद कासिर, उनके शेर से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि शौक बरहना पा चलता था और रस्ते पथरीले थे, घिसते घिसते आखिर घिस गए कंकर जो नोकीले थे। वाह। अब इस शेर के अंदर जी आप जब इसकी तो तशरीह में जाएंगे तो जब शौक़ आपके अंदर हो, जनून हो, तो वो जनून, वो शौक़ ना तो वो आपके किसी खित्ते को देखता है और ना आपकी पासमानदगी को देखता है, बल्कि वो शौक़ आपको उभरने पर हमतन आपको महमेज करता है। क्या बात। वो शौक ही आपको लेकर चलता है, वो आमादा भी करता है जी, और वो लेकर भी और जो आखिरी मिसरा आपने कहा ना कि घिसते घिसते आखिर गल गए, घिस गए कंकर जो नौकीले थे। मतलब ये कहिए कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा लग रही है ना कि मुश्किल है, मुमकिन नहीं हो पाएगी, शायद तकलीफ दे सकती है, अगर आपकी मेहनत और लगन हो तो वो चीज भी नरम पड़ जाए। बिल्कुल ऐसी बात है। यही शौक की खूबसूरती होती है। वो फिर तमाम तर आपकी जितनी मुशक्क़तें होती हैं, रियाजतें होती हैं, वो एक हुस्न में बदल जाती हैं जब आपको जिस चीज़ की मेहनतों का फल एक समर की सूरत में मिलता है। अल्लामा इकबाल की शख्सियत की जब हम बात करते हैं, ज़ाहिर है आप पर वो शख्सियत खुलती चली गई। थोड़ा सा शेयर करें, अल्लामा इकबाल ने आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला, आपकी सोच पर क्या फ़र्क डाला? अच्छा, खूबसूरत सी बात यह है कि हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल को हमेशा ऐसे गर्दाना गया है कि ये बहुत मुश्किल है, जैसे मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा जाता है बहुत मुश्किल है। दरअसल मुश्किल इकबाल को समझना नहीं है, ख़ुद को समझना मुश्किल है। जब एक इंसान अपने आप को समझ ले, इकबाल यही पैगाम देता है और ख़ुसूसी तौर पर आप जैसे नौजवानों से मुखातिब है इकबाल, कि इकबाल यही कहता है कि अपने आप को पहचानो। जब आदमी ख़ुद को पहचानने लगता है तो उस पर फिर ये चीज़ें आयद हो जाती हैं या उस पर वारिद हो जाती हैं, उसे अपने मकसद, दुनिया के अंदर आने का मकसद पता लग जाता है कि मैंने किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर अपने मकासद को सामने रख के कौन सी जहतें, तो उस साइड के ऊपर वो फिर इंसान निकलता है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल मैं ये भी करना चाहती हूँ, शायद कि जवाब मुश्किल हो, उसके लिए मैं माज़रत पहले से ही, क्योंकि आपने इकबाल को इतना पढ़ा भी है और उनके बारे में आपने एक लंबे अरसे से उनकी पोर्ट्रेट्स बनाना भी शुरू की है। गालिब के बारे में ये कहा जाता था कि जब गालिब के जहन में कोई भी शेर की आमद होती थी तो वो एक रुमाल की गिठा बांधते थे और वो शेर उनके जहन में वहीं पर बंद हो जाता था। जब वो गज़ल लिखने के लिए, नज़म लिखने के लिए बैठते थे, एक ही गिढ़ा खोलते थे और शेर लिखा करते थे। क्या इकबाल के बारे में तारीख कुछ बताती है कि उनका शेर लिखने का अंदाज या नज़म तख्लीक करने का अंदाज क्या होता था? पहली बात तो ये है जो आपने बात की एक बार मिर्ज़ा गालिब के हवाले से, इंतहाई खूबसूरत बात है और बिल्कुल ऐसी ही बात है कि उस वक्त जब उनके पास कलम या स्याही का सिलसिला नहीं होता था तो वो अपने अशार जो, जैसे मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, तो वो जो ख़याल में जो मज़ामीन आते थे उन्हें वो गिरह की सूरत में
एक एक मिसरे को, एक एक शेर गिरा को में, रुमाल की गिरा, और सुबह के वक्त ऐसे ही गिरा खोलते थे और वही और मिसरे मिसरा लिखना दोबारा शुरू से करते नोट कर लिया करते थे। देखिए शायरी का जो एक खूबसूरती है, ये एक इल्हामी सिलसिला है शायरी का। इकबाल पे वाक़अतन एक इल्हामी सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो ये है कि इंसान पहले उसकी सारी रियाज़तें होती हैं, उसकी तमाम तालीम का सिलसिला। और इकबाल के बारे में बिल्कुल ये सच है कि इकबाल ने जितना भी अपना कलाम लिया वो उसकी इबारतें सारी की सारी कुरान हकीम से हैं। तो इकबाल पे गोया कि कुरान करीम पहले वाशगाफ हुआ, खुला, फिर उसके बाद उसके अंदर जो इकबाल के अंदर सब कुछ समा गया और वो फिर कुरान जो हमसे तवक्कुआत करता है या कुरान जो हम पे चीज़ें मुंतबिक करता है, तो इकबाल ने उन्हीं को फिर इल्हामी सूरत के अंदर ऑटोमेटिकली इंसान के ऊपर आती हैं और इकबाल ने वही चीज़ें हमारे सामने पेश कर दी। इकबाल ने हमें यही खबर कीरी की कि आपके अंदर खुदी है, गैरत है, जोश है, जज्बे हैं, इन्हें किसी तरीके से आप अपने अंदर जमा कीजिए, जमा कीजिए और फिर डोनेट कीजिए अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को। जब मुआशरे को डोनेट करने की बात आप कर रहे हैं तो अभी हमने जिक्र किया ना आपका बारे में बताते हुए कि जो पाकिस्तान पोस्ट है उसके ऊपर भी जो टिकट जारी किया गया वो आप ही के पोर्ट्रेट का चुना हुआ एक शाहकार था। जब ये खबर आप तक पहुंची, आपसे कांटेक्ट किया गया कि इसका हमें जो क्या कहते हैं सही वर्जन है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, वो कैफियत कैसी थी, वो खुशी कैसी थी? बड़ी खूबसूरत सी बात ये है कि अभी हमारे जो इब्तिदा शुरू हुई थी वो रिमोट एरिया से शुरू हुई थी। जी जी। अच्छा, अब ये कि भाई मुझसे कहा गया हो कि भाई आपसे इकबाल का पोर्ट्रेट जो है आपके महकमा डाक के ऊपर हम छाप रहे हैं, आपसे इजाज़त चाहिए, हमें एक इसकी अच्छी रेजोल्यूशन की पेंटिंग चाहिए, तस्वीर चाहिए। मुझसे ऐसे कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा। ये बड़ी आपके लिए हैरत की बात होगी। हाँ, बिल्कुल। जबकि पूछना चाहिए। यस। जो एक कॉपीराइट जिसको हम कहते हैं, एक बड़ा खूबसूरत सी बात होती है और एक बड़ा और एहसास की बात भी है। एक बड़ा इदारा जब आपके किसी एक पोर्ट्रेट को इस्तेमाल में ला रहा है तो वो पूछना चाहिए। जबकि उस जितने भी इकबाल के मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं तो वो खैर से उसका हम देखते हैं कि इकबाल एकेडमी उसने जो किताब छापी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ इकबाल, उसमें जो मेरी पेंटिंग्स इकबाल के पोर्ट्रेट्स लगे हैं उनकी रॉयल्टी बाकायदा मुझे मिलती है। फिर इसी तरीके से आपके इस्लामाबाद में नेशनल बुक फाउंडेशन उन्होंने एक दो मतलब किताबें छापी हैं, तो इकबाल को उन्होंने जब इस्तेमाल में लाए हैं उस पोर्ट्रेट्स को तो उन्होंने भी, लेकिन महकमा डाक शायद मतलब उनसे ये हो गया, बाद में शायद परसू करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा। हाई रेजोल्यूशन उनके मिल गई और उन्होंने वो छाप लिया। अच्छा। चले फिर चले तो एक जरा गिला भी है आपका, शिकवा जायज शिकवा है आपका, बिल्कुल ठीक है। अब आखिर में जरा एक बात और मुझे प्लीज बताइए कि तो हमने इकबाल की बात की, लेकिन एक एग्जीबिशन में माशाल्लाह आप इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में पीएनसी में एग्जीबिशन, और वो बिल्कुल हटके है, उसका मौजू बिल्कुल हटकर है, तो थोड़ा सा उस पर प्लीज बताइएगा कि कौन कौन से फन पारे वहाँ पर आपके एग्जिबिट हुए? जी, अभी आप सयाहत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और इटली के हवाले से कि इटली में आपने क्या खूबसूरत मतलब हमारी जो पाकिस्तान का एक खूबसूरत इमेज है और ख़ुसूसी तौर पर हमारा जो नादरन एरियाज़ है उसको किस तरीके से डिपिक्ट किया है। और अब यह है कि हमें तो किसी ने नहीं कहा, हमारा तो एक जनून है पाकिस्तान की खूबसूरती को अपने कैनवस पे उतारना। तो उसमें सिर्फ नॉर्थ साइड ही है? जी बिल्कुल, नॉर्थ साइड ही है। पहले तो जाहिर है कि आप अपने जिस सराउंडिंग्स के साथ रहते हैं उसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा एफिलिएशंस होती हैं, आप अपने ही इलाके को पेंट करते हैं। तो पहले तो मैंने अपने इलाके को उसकी जो जितनी भी ब्यूटी है यानी कि डीए खान की कोहे सुलेमान के दामन को, और कोहे सुलेमान का दामन इतना खूबसूरत है बिल्कुल कि एक साइड पे उसके आपको पहाड़ मिलेगा, दूसरी साइड पे सहरा मिलेगा, एक साइड पे ग्रीनरी मिलेगी, लोग आपको इंतहाई खूबसूरत मिलेंगे। तो पहले तो मेरा सारा फोकस उन्हीं पे है और अब भी है, ठीक। लेकिन उसके बाद जब मतलब वहाँ से खूबसूरतियाँ मैंने समेट ली, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, इतनी खूबसूरतियाँ कि वो अभी समा नहीं पाती। फिर उसके बाद मेरा रुख हो गया, हमारे एक दोस्त हैं अली साजिद जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, सिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब भी हैं, वो और हमने मिल के फिर एक ऐसी खूबसूरत एक तरतीब बनाई कि हम अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिस्टों को लेकर नादरान एरियाज़ की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके पेंट करते हैं और वो उन पेंटिंग्स को फिर मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो खूबसूरत गैलरीज हैं
वहाँ वो गैलरीज भी हमें इनवाइट करती हैं सही। और वहाँ पे हम वो शो अरेंज जबरदस्त। करते हैं। तो कोई साउथ की साइड पे जाने का प्लान भी है जी बलूचिस्तान? इंशाल्लाह बिल्कुल, वो पाकिस्तान का तो चप्पा चप्पा ही हसीन है। जबरदस्त, किसी एक साइड को आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के खेत खलियान, मैं कहता हूँ कि इसका तो रुआ रुआ चप्पा चप्पा हसीन है। इसे खूबसूरत, और आपकी उसमें ज़ाहिर है कोशिश है कि आप जी, इंशाल्लाह। मैक्सिमम उसको जी, जो है वो इस तरह से लोगों तक पहुंचा सकें, उसकी खूबसूरती को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, और बल्कि स्पेशली हमारे लिए आप इस्लामाबाद रुके, आपने अपना स्टे एक्सटेंड किया। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हम एक अच्छी ही दोबारा से खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि खबर इस लिहाज से अच्छी है, हम इस प्रोग्राम में इस हवाले से पहले भी बहुत दफ़ा बात करते आए हैं, लेकिन जब भी हमने बात की है कोशिश की है कि कहीं ना कहीं किसी तर्जुमान का जिक्र हो, कहीं ना कहीं किसी स्पोक्स पर्सन से हम लोग बात कर सकें। लेकिन हम चूंकि अब जब बात करने जा रहे हैं ना एक गरीब आवाम की, तो उसमें ये बात आती है कि उस गरीब आवाम को सहूलत मिलेगी कैसे। हम यहाँ पर आज बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के एक खूबसूरत विजन की, खूबसूरत मंसूबे की, जिसका नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। यूँ तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो, डिजिटल मीडिया हो, हर जगह पर इस कार्ड के हवाले से आपको कुछ ना कुछ खबर सामने मिल रही है। तमाम वफाकी वज़रा जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इस बारे में आवाम को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कार्ड की यूँ कह लीजिए कि जिम्मेदारी को किस तरह से कोई शख्सियत निभा रही है और उनकी कोशिश क्या है कि किस तरह से एक गरीब आदमी तक ये मैसेज कन्वे होना चाहिए, उस पर आज हम बात करेंगे। तो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद कायम खानी साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, इंतहाई अहमियत का हामिल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट, और इस पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। अक्सर जब बात हो रही थी कि मिलेगा कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बुनियादी सवाल ये बता दीजिए सबसे पहले कि जो नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड है ये कहाँ कहाँ किन किन शहरों में दस्तयाब होगा? शुक्रिया ज़रिया। कौमी सेहत कार्ड, जैसा कि आजकल मीडिया में काफ़ी इसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है, आज से चंद साल पहले ये गुर्बत सी लकीर से नीचे रहने वाले लोगों के लिए शुरू किया गया था। बहुत शुरू से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों से शुरू किया गया, उसके बाद चारों सूबों के मुख्तलिफ अजला में शुरू किया गया। एज ऑफ टुडे व्हेन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो आज जो है पूरा आज़ाद कश्मीर, पूरा गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, पूरा पंजाब, सिंध का डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, अच्छा, एक्स फाटा के जो जितने हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स और एजेंसीज थे वहाँ, और खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम अजला के अंदर कौमी सेहत कार्ड जारी किया जा रहा है। थरपारकर में जारी हो गया? जी, थरपारकर में आपको याद है कि आज से 2-3 साल पहले जो वहाँ से बच्चों की स्टंटिंग की बहुत सारी खबरें आ रही थी, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तमाम ही फहमीदा हल्के जो है इस बात को बड़ी तशवीश की निगाह से देख रहे थे कि थरपारकर के जो बहुत ही पसमानदा या गरीब तरीन बाशिंदे हैं उन्हें हम किस तरीके से सेहत के मामले में कम से कम रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उस वक्त तक हम सिर्फ जो गरीब तरीन लोग थे उन्हें ये कार्ड जारी कर रहे थे, लेकिन जब थरपारकर की बारी आई तो वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यह फ़ैसला किया, तो यार ऐसा करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह जो हम आगे यूनिवर्सल करने जा रहे हैं, तो इसका आगाज़ हम जो है थरपारकर से करते हैं कि थरपारकर की 100% आबादी को पहली बार
हेल्थ कार्ड जारी किया गया। तो आज वहाँ का जो अमीर तरीन शख्स है उससे लेकर जो गरीब तरीन एक माइनर है, गरीब तरीन एक किसान है, उसे हेल्थ कार्ड जारी कर दिया गया है। यानी इसकी बात यूं भी कर लेते हैं हम सर कि अब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि ज़रा सिंध की जो आवाम है उसकी जब बात होती है वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत भी करे, बट इवन देन हमने कर दिया सर, पार्क में तो वैसे ही कर दिया, खुद से कर दिया, हालांकि काम सिंध हुकूमत का है। वेरी नाइस। सर थोड़ा सा बताएं कि जब हम बात कर रहे हैं इसके फ़वाइद की, अब तक के जो स्टैट्स हैं वो क्या बता रहे हैं हमें, कितना फ़ायदा इस नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड ने पहुंचाया है आवाम को, कितने मुस्तफ़ीद हुए हैं वो? शोएब, तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ख़ानदान जो है वो मुख्तलिफ सिलसिले में बीमारियों का इलाज दाखिले की सूरत में इस कार्ड के नीचे हासिल कर चुके हैं। इसमें कार्डिक बाईपास हों, एंजियोप्लास्टीज़ हों, कैंसर्स हों, डायलिसिस हों, न्यूरोलॉजी हो, यू नेम इट, मतलब हर वो बीमारी, हर वो मुश्किल जिसमें अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पेश आए, तो वो तमाम बीमारियां इस कार्ड के बेनिफिट पैकेज के नीचे कवर हैं। आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि बुनियादी तौर पे जो हेल्थ केयर की हम जब भी बात करते हैं तो इसमें 3 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन या जो महंगी बीमारियां हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया आपके सामने, वो तमाम शामिल हैं। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि एक आम शख्स या आम ख़ानदान जो है न सिर्फ जिस्मानी तौर पर खुदा न खास्ता मर सकता है, बल्कि माली तौर पे भी वो ख़ानदान मर सकता है या परेशानी का शिकार हो सकता है। दूसरा ओपीडी है, जहाँ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का मामला है, ना वहाँ जिस्मानी तौर पे कोई इतना सीरियस इशू होता है और ना माली तौर पे कोई प्रॉब्लम आती है। और तीसरा क्रॉनिक डिजीज़ है, जहाँ लंबी दवाएं खानी पड़ती हैं लंबे अरसे के लिए, जैसे डायबिटीज़ हैं, इस किस्म की ज़िंदगी भर के लिए जो। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो सबसे पहले जाने बचाने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज से इसका आगाज़ किया, और आने वाले वक्त में हम ओपीडी का भी पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रिवेंशन हेल्थ केयर पे भी लेके जा रहे हैं। आज के दिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर हेल्थ केयर प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, तो और हमारी कौम को और हमारे मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के नीचे ये एजाज़ हासिल है। और ये सिर्फ मेरे लिए या मेरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात नहीं है, बहैसियत कौम हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। आपने दुरुस्त कर सकते कायम खान साहब, क्योंकि जब हम भी कुछ इदारों में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके, जब आपने कहा ना ओपीडी का पायलट प्रोजेक्ट, वहाँ पर हमारे भी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे इदारे देते हैं जो कि बहुत अच्छा करे कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन इसके बावजूद जब आप नज़ला, खांसी, बुखार के लिए जाते हैं तो वो आप वहाँ पे इस्तेमाल नहीं ओपीडी कवर नहीं होती, बिल्कुल उसमें कवर नहीं होती। सर आपने कहा कि 1 मिलियन लोग इससे मुस्तफीद हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टारगेट क्या है कि कितने खानदानों तक इसकी कफालत होनी चाहिए? दूसरा जरा ये भी बता दीजिएगा, पहले था गरीब आवाम के लिए, अब है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड सबके लिए, तो ये सबके लिए से हम क्या मुराद लें? और ये ख्याल मतलब ये नहीं कि सर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है अगर हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। थोड़ा सा मैं पस मंज़र में जाऊँगा इस बात के। जब ये शुरू किया गया तो आज से 4-5 साल पहले आपको पता है, तो उस वक्त ख्याल ये था कि जो गुर्बत से नीचे रहने वाले ख़ानदान हैं वो सबसे ज़्यादा इस मसले का शिकार होते हैं, तो वहाँ से इसका आगाज़ किया गया। बाद में ये ख्याल आया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हिदायत दी कि जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है पाकिस्तान में, या पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए। फिर थरपारकर से ये ख्याल आया तो क्यों ना सेहत के मामले में सबको ही कवर किया जाए, क्योंकि हेल्थ के मामले में अगर कल सुबह 3 बजे आपको या मुझे या हमारे ख़ानदान में हमारे किसी प्यारे को खुदा न खास्ता कोई आर्जा पेश आ जाए, 10-12 लाख रुपए चाहिए हों, तो ये बहुत आसान किसी के लिए भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है जिस मुल्क की 99% आबादी 1 लाख रुपए महीने से कम कमाती हो, उसे अगर अचानक सुबह 10-12 लाख चाहिए होंगे तो कहाँ से आएंगे? घर बिकते हैं, गाड़ियाँ बिकती हैं, जेवर, जमा पूंजी खत्म, जानवर, हर चीज़ बिकती है, पर स्टिल देयर इज 50% चांस कि आपका प्यारा अस्पताल से लौट कर वापस घर आ सके। लेकिन दोनों सूरतों में आपका ख़ानदान अगली 4 नस्लों तक गुर्बत की लकीर से नीचे गिर जाता है सर, बाज़-औक़ात एग्जैक्टली। इसी मुसीबत के आगे बंद बांधने के लिए इस सेहत कार्ड का इजरा किया गया, और अब ये रियलाइजेशन के साथ कि पाकिस्तान की जो सारी कौम है उसको कम से कम हेल्थ के मामले में 75 साल के बाद हम 75वीं सालगिरह डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं, तो फलाही डोमेन के अंदर एक पहला मीनिंगफुल काम हम लोग कर रहे हैं कि हेल्थ केयर में ये कौम कम से कम सुकून की नींद सोए रात को, ये बहुत कल सुबह किसी को उन्हें या उनके किसी प्यारे को ना हो, अगर हेल्थ का मामला दरपेश हुआ तो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से खुदा न खास्ता वो बेबसी की मौत नहीं मरेंगे। अगर अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ है वो जाहिर है बेशक हम सब तैयार हैं बहसीत मुसलमान, लेकिन एटलीस्ट जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है सेहत और तालीम के शोबे में वो एटलीस्ट पूरी होती है, हमें दिखाई दे रही है। अरशद साहब साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी
सुनिए, एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फिर इसी नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड से मुतालिक मजीद हमने कुछ सवाल हैं जो करने हैं इनसे, कहाँ कहाँ पर जारी होगा इसकी तो बात हम करें, लेकिन कैसे मुस्तफ़िद हो सकते हैं ID कार्ड या नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड से मुतालिक, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0519222924 और एक और नंबर 0519222925 इज द नंबर टू डायल। आप जरूर सवाल कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहम्मद अरशद कायम खानी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करें। सर, एक चीज़ बताइएगा, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड ये एक अलग कार्ड होना ज़रूरी है, इसके बगैर इलाज नहीं होगा, या कि हमारा जो ID कार्ड है वो इनफ है, उस पर ही इलाज हो जाएगा? कौमी शनाख्ती कार्ड अगर आप एडल्ट हैं और अगर बच्चा है तो बेफाम जो नादरा का जारी करदा हो वो आपके इलाज के लिए काफ़ी है। ठीक है। बुनियादी तौर पे कौमी सेहत कार्ड आपको पता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में नया फिनोमेना है, तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उस पर जो हिदायत हैं कि कैसे मरीज़ों ने कहाँ से इलाज लेना है, कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, कौन सी वेबसाइट है जहाँ वो हॉस्पिटल की लिस्ट चेक कर सकते हैं, बाकी डूज एंड डोंट्स पता चल सकते हैं, उनके लिए जारी किया गया है। लेकिन इलाज के लिए हेल्थ कार्ड की शर्त नहीं है। आप अपने कौमी शनाख्ती कार्ड पर किसी भी पैनल हॉस्पिटल में, चाहे आपका ताल्लुक KP से हो, आप कराची में मौजूद हो, या आपका ताल्लुक जो है गिलगित बल्तिस्तान से हो और आप पिंडी में मौजूद हो, हर जगह ये इलाज शनाख्ती कार्ड के जरिए हासिल किया जाता है। कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड है सर? मतलब ये कि आपका ताल्लुक कहीं का है, लेकिन अगर आप रह कहीं रहे किसी जॉब की वजह से या पोस्टिंग की वजह से, तो भी आप वो कर सकते हैं। शेब, आप कितने हॉस्पिटल्स पैनल पर हैं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल? इस वक्त जो है शेख साहब तकरीबन 700 हॉस्पिटल अक्रॉस पाकिस्तान, कराची से लेके खैबर तक, चारों सूबों में, दोनों रीजन्स में और कैपिटल टेरिटरी के अंदर मौजूद हैं। इन 700 में तकरीबन 85% जो है प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं। 85%। और अब इसको 700 को अब चूंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो गई है, हम चाहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी का इशू ना हो, तकरीबन 1200 अस्पतालों तक इस नेटवर्क को हम बढ़ा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी इस पैनल में शामिल कर रहे हैं। एक चीज और समझाएं सर, कोई भी शख्स अगर जाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो रिसेप्शन नॉर्मली बस वहीं जाना है और सिर्फ बताना है कि ये हमारा ID कार्ड और अब आपने इलाज करना है, ये बताना लाजमी है पहले, इलाज से पहले? जी बिल्कुल बिल्कुल शेब साहब, ये अलग से कोई डेस्क है? हमने ये किया है कि चूंकि इब्तिदा में गरीबों के लिए किया गया था, उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लिटरेसी रेट बड़ा लो होता है वहाँ पे, तो हमने स्पेशलाइज कौमी सेहत कार्ड के काउंटर बनाए हुए हैं हर अस्पताल में, ताकि हम न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकें बल्कि उसकी हैंड होल्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन के वाकई उसे अस्पताल में दाखिले की बीमारी की सेहत की ज़रूरत है कि नहीं है, उन तमाम के लिए काउंटर मौजूद है। लेकिन अब हम काउंटर को दाखिले के बड़े काउंटर्स में तब्दील कर रहे हैं। वहाँ जाके सिर्फ आपने अपना शनाख्ती कार्ड पेश करना है और उन्हें ये बताना है कि जी मैंने सेहत कार्ड के जरिए इलाज करवाना है। क्योंकि अब ये मैसिव लेवल पर सारा काम किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से फिर हमें सहूलियात जो हैं वो भी लोगों के लिए मैसर करनी होंगी। सर, एक अहम सवाल ख़वातीन के हवाले से, हामला ख़वातीन, उनकी मैटरनिटी को क्या ये जो सेहत कार्ड है वो कैटर कर रहा है कि अगर वो प्रेगनेंसी के हवाले से शौहर से ताल्लुकात बेहतर नहीं चल रहे हैं, सास ससुर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसे में ख़वातीन अमूमन परेशान रहती हैं, तो क्या वो हामला ख़वातीन भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगी? जी बिल्कुल ज़रिए। अब ख़ास तौर पे हमने इसके अंदर मैटरनिटी हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ख़ास तौर पे शामिल किया है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या C-सेक्शन हो, और इवन अगर दोनों सूरतों में डिलीवरी से पहले एंटीनेटल केयर के जो विजिट्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, वो भी इसमें कवर किया गया है। इवन अगर उसके बाद पोस्ट नेटल विजिट भी शामिल है, अगर आपने फैमिली प्लानिंग की अगर कोई काउंसलिंग लेनी है वो भी इसमें शामिल की गई, बच्चे की वैक्सीनेशन वगैरह भी शामिल की गई। अच्छा सर, एक और चीज ये कि जब इतना कुछ हम एक कार्ड में प्लग करके दे रहे हैं, सो दैट मीन्स कि इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होगी, इकोनॉमी पर इफेक्ट आएगा इसके बाद? देखिए, ये सवाल हर जगह करते हैं मुझसे, जो है वो चाहे हुकूमत के आला हल्के हों या बैनुल अक़वामी किसी प्लेटफॉर्म पे हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। यकीन पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी सी मुश्किल से शायद गुजर रही है, ये हमें चैलेंजेस दरपेश रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इस वक्त पाकिस्तान की 4 सूबाई हुकूमतें, 2 इलाकाई हुकूमतें और एक वफाकी हुकूमत कम व बेश 800 अरब रुपये सालाना हेल्थ की मद में खर्च कर रही हैं। जबकि अगर मैं पूरे पाकिस्तान के आपसे नेशनल यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, 23 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों की बात करूं, तो इसका जो इंडोर सहूलत दे रहे हैं, इंडोर हॉस्पिटलाइजेशन का जो अप्रोक्सीमेट बिल बनेगा वो तकरीबन 250
अरब का होगा। तो यू कैन इमेजिन द टोटल हेल्थ केयर जो बजट है उसके सिर्फ 30% खर्च करने के बाद हम ये तमाम सहूलियात पूरे पाकिस्तान को दे सकते हैं। स्टिल वी हैव अराउंड 550 बिलियन फॉर ओपीडी एंड अदर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। एक कॉल है और कॉलर आप ही से यकीनी तौर पर बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। लोधरा से फहीम हसनैन साहब है, नाम आपका इसलिए अनाउंस कर चुकी हूँ ताकि प्रिसाइज रहे, मुख्तसर रहे, बाकी लोगों को भी बात करने का मौका मिल सके। अरशद कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद है। फहीम साहब, आप सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। तो हमें अभी थोड़े दिन पहले मेरे जो है ना कज़न थे, उनकी वाइफ की जो है ना सीढ़ियों से गिर के जो है ना उनकी टांग टूट गई थी। तो हम इमरजेंसी के लिए उसको भावलपुर अस्पताल ले गए, तो उन्होंने उसका इलाज वगैरह कर दिया, लेकिन फिर वो दोबारा उनकी टांग को जो है ना फ्रैक्चर हो गया। इससे फिर जो है ना उनका ससुराल था उधर शुजाबाद में, तो वहाँ पे हमने जो है ना उन्होंने कहा जी प्लेटें डलेंगी। फिर हमने उनका कार्ड का वो जो चेक किया तो उनमें वो अहल पाए गए। तो हमने उनको कहा जी कहाँ कहाँ इलाज करवा सकते। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप जो है ना उस पर चले जाएं, क्या कहते हैं उसे, वेबसाइट पे, तो वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। तो एक शुजाबाद के जो एक निजी अस्पताल में हमने फिर वहाँ पे चेक करवाया, तो उन्होंने कहा जी आप ले आए। हम वहाँ ले गए, तो एक दिन उन्होंने पूरा रखा उधर। शाम को उन्होंने कहा कि जी आपका इलाज नहीं हो सकता। तो हमने दोबारा रब्ता किया, उन्होंने कहा जी अभी लोधरा का नंबर नहीं आया। तो बाद में ठीक है, आप उस हॉस्पिटल का नाम जरा दोबारा बता दें अगर। शुजाबाद का जी शुजाबाद का अस्पताल है जी, शुजाबाद सिटी में ही है। नाम तो मुझे उसका याद नहीं है, लेकिन वो तकरीबन शाम तक उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलाज भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना सिस्टम चेक किया। ठीक है सर, आपका सवाल आ गया, इसको देखते हैं सर, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको। जी मैं गुजारिश करूंगा कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भर में ये हॉस्पिटल्स का नेटवर्क फैला हुआ है। अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश हो किसी भी यूज़र को, तो हमने अपने कार्ड के पीछे भी और वैसे भी पब्लिक अवेयरनेस में भी जो है हमने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। that, sir? अस्पताल काउंटर के अंदर, अस्पताल में भी काउंटर मौजूद है। अगर किसी वजह से किसी खास बीमारी का या किसी खास हैंडीकैप का इलाज अस्पताल में दस्तयाब नहीं है, तो उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो रेफ़र कर दे मरीज़ को उस अस्पताल में जहाँ ये सहूलत दस्तयाब है। इसके अलावा अगर कहीं स्टाफ के रवैये की कोई शिकायत है, खुदा न खास्ता कोई आदमी कैश डिमांड करता है, तो उस सूरत में फौरी तौर पर आपने सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल करना है एंड विल सेटल द इशू। इससे पहले अगली कॉल पर जाएं, एक बात और बताइएगा। एक मामला रिपोर्ट हुआ और पेशावर से रिपोर्ट हुआ, यंग डॉक्टर्स ने इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने कहा था कि गैर मयारी और सस्ती अद्वियात दी जा रही हैं इस कार्ड के ऊपर। एक तो ये दवाइयाँ जो है मिलना, ये तो एक अच्छी बात है, इस पर भी एक्सप्लेन किया। दूसरा जो इल्ज़ाम आयद किया उस पर फिर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है महकमा सेहत की तरफ से। तो ऐसे मामला भी सामने आ रहे हैं, कुछ लोग जो इससे पैसा बटोर लेते हैं इस तरीके से, वो भी सामने आ रहे हैं, ऐसी निशानदेहियां भी हो रही हैं। देखिए शायद आपको पता, पाकिस्तान में नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस में दुनिया भर में जहाँ भी हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस की जाती है, तो अस्पताल का और इंश्योरेंस कंपनी का या हुकूमत का जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं उस मरीज से या उस बीमारी से, जबकि गवर्नमेंट जो है या जो इंश्योरेंस कंपनी वो रेशनलाइज करना चाहती है कि बेस्ट इलाज भी मिले और कोई चीज़ ज़ाया लीकेज भी ना हो। तो नेचुरली शिकायत आती रहती हैं, कुछ लोग अनप्रोफेशनल रवैये का मुजाहरा करते हैं। हमने दर्जनों अस्पताल सिर्फ ख़राब रवैये की वजह से या ख़राब इस किस्म की शिकायत की वजह से हमने डी पैनल कर दिए, और अब उसके बाद अस्पताल बहुत ज़्यादा मोहतात होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। जहां कोई शिकायत आती है, आज से पहले क्या होता था शेब, जब मैं और आप जाती तौर पे किसी अस्पताल में जाते थे, वो कोई शिकायत होती थी, ठीक है, तो हमारा कोई वाली वारिस नहीं होता था, अस्पताल भी हमें सीरियस नहीं लेता था कि अगर नाराज होंगे तो अरशद साहब नाराज होंगे, शोएब साहब नाराज होंगी, जरिया बीबी नाराज होंगी। लेकिन अब उन्हें पता है कि अगर एक बेनिफिशरी नाराज होकर जाएगा, उसने अगर प्रोग्राम को या गवर्नमेंट को कॉल कर देनी है, शिकायत कर देनी है, तो मेरा पूरा जो लाखों का या करोड़ों का माहाना बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो दे आर वेरी केयरफुल। अरशद कायम खानी साहब, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि जवाब जल्दी दीजिएगा, और जो सवाल पूछने वाले हैं प्लीज छोटा सवाल रखिए ताकि बाकी लोगों को मौका मिल सके। तफवीज हुसैन साहब झंग से, अस्सलाम वालेकुम। तफवीज साहब सवाल कीजिए प्लीज। जी क्वेश्चन मेरा ये है। जी 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 तफवीज साहब जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सेहत कार्ड जो मिल चुके हैं लोगों को, ठीक है, लेकिन जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं इलाज करवाने की गाज से, वो कहते हैं जी हमारे पास ये सहूलत है ही नहीं है, ये अभी तक ये एक्टिव ही नहीं है, हम ये नहीं कर सकते इलाज आपका। ना वो रेफर करते हैं, ना वो किसी की बात करते हैं। कुछ हॉस्पिटल ये कहते हैं कि हमने कुछ ऐसा इलाज किया जरूर है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें बिल नहीं दिया गया, तो हमने ये बंद कर दिया। ठीक है, आपका सवाल आ गया सर, जवाब दीजिएगा इसका।
देखिए, एक तो अच्छी बात यह कि ये हम इस सारे सिस्टम को हमने कैशलेस रखा है कि मरीज को किसी भी मरहले पर ना कैश पे करना पड़ता है, ना कोई रिइंबर्समेंट करवाना पड़ता है। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ अस्पतालों से जहाँ शिकायत के मामला आते हैं तो हम डी पैनल कर देते हैं। तो नतीजा क्या होता है, जब कोई बेनिफिशियरीज को वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो डीम पैनल हो गया है, उन अस्पतालों में जाता है। नहीं सर, अगर वो ये कह रहे हैं कि एक अस्पताल वाला ये कहता है कि चूंकि हुकूमत ने पैसा नहीं दिया इलाज का इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यू करें, इस पर क्या रिस्पॉन्ड? नहीं, देखिए, बड़ी सादा सी बात है कि एज ऑफ टुडे जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तमाम अस्पताल जितने भी इसके पैनल पर हैं 85% से ज्यादा जो बिल्स जो हैं उनके अदा किए जाते हैं। ठीक है, नहीं ये वाली बात होगी कि आप 60 दिन का हमारा पीरियड होता है, आप अदा कर देते हैं। ठीक है, पे हो रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं। ग्रेट। किसी अस्पताल को शिकायत होती है तो वी आर अवेलेबल। ठीक है, एक और कॉलर है नवीद फ्रॉम सरगोदा। नवीद प्लीज सवाल कीजिएगा। और नवीद, अगर आपने टेलीविजन की आवाज ऑन की हुई है तो काइंडली उसे ऑफ कर दीजिए। जी नवीद, कॉलम ड्रॉप करें सर प्लीज, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। एक बार बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल्स पर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को कितनी पजीराई मिल रही है, कैसा देखा जा रहा है? एक एग्जाम्पल सेट की है पाकिस्तान ने फॉर द डेवलपिंग नेशंस? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करें, कनाडा, यूके जहाँ NHS मौजूद है आपको पता है, और जो बहुत सारे जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं जिनका नाम आप फिनलैंड, स्वीडन, छोटे छोटे से नेशंस हैं, पहली बार कोई 22-23 करोड़ मुल्क की आबादी का मुल्क जो है इतना बड़ा तजुर्बा करने जा रहा है। इस तजुर्बे का आगाज़ शोएब साहब हम आज नहीं कर रहे हैं, ये 5-6 साल से मामला चल रहा है। 11-12 करोड़ पाकिस्तानियों को हम ऑलरेडी ये कार्ड दे चुके हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बाकियों को भी ये कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्ड जो है वो इसका प्रोग्राम की जो कामयाबी है इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ द सर्विस क्वालिटी और लॉन्ग टर्म कॉस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फॉर द इकोनॉमी, किस तरीके से पाकिस्तान कर पाएगा। अब तक जो पिछले 6 साल की कारकर्दगी है या 6 साल के नंबर्स हैं, तो उस पर तो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट एप्रिसिएशन मिलती है अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि जर्मनी ने ये सबक 150 साल में सीखा है। हेल्थ इंश्योरेंस जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो उन्होंने जो जर्नी 150 साल में किया है, हम मुझे उम्मीद है कि अगले 8 से 10 सालों में, 6 साल पिछले और 4-5 साल अगले मिला के इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, मोहम्मद हफीज साहब इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बताया गया कि जिस्मानी तौर पर वो किसी आर्जे में मुब्तला हैं, जिसे हम डिसेबल पर्सन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। वालेकुम सलाम सिस्टर, ये डिसेबल एक खातून है, उनकी जो है ना टांग डॉक्टरों की नाअहली की वजह से कटी गई है, ठीक है। उसके बाद उनका ना सेहत कार्ड ना एहसास का सिस्टम, पहले 7 साल उन्होंने डिलीट किया कि आप बाग सरदारा चले जाएं, वहाँ पे गए, वहाँ से उन्होंने डिलीट किया जी आप स्कीम 3 चले जाएं, वहाँ पे उन्होंने डिलीट किया। वो औरत बेचारी बेहोश होगी वहाँ पे, फिर वापस उसको ले आए हम घर। फिर मैंने वफाकी मौसम में केस किया, वफाकी मौसम ने बोला कि आप हॉस्पिटल जाएं, कोई मसला होता है तो हम करते हैं। जब DHQ फारा चौक में हम आए, यहाँ पे मादरत के साथ सारे फिरौन बैठे हुए हैं, कसाई बैठे हुए हैं, इनको पैसे दें ये काम करते हैं, इसके अलावा काम नहीं करते। मेरा जाती नंबर आप नोट कर लें, ये मेरा जाती केस नहीं है, ठीक है। एक मजबूर औरत थी, वो बेचारी रो रही थी, मैंने कहा चले आप दुआएं करें, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं वहाँ पे गया हूँ उनके लिए काम करवाने के लिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। DHQ फारा चौक हॉस्पिटल का नाम अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज आप नाम लीजिएगा जिस हॉस्पिटल से आपको शिकायत है। सर DHQ फारा चौक, DHQ फवारा चौक, ठीक है। आपका सवाल अगर सर प्लीज रिस्पॉन्ड करते हैं। अरे इसमें एक गुजारिश ये है, जैसे मैंने कहा कि इसमें 85% जो है प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल, DHQ है पब्लिक, ठीक है ना, जबकि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल अभी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली DHQ भी शामिल नहीं हुआ प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जो आम आदमी है उदाहरण के सबसे पहले रेस्क्यू के लिए वहीं जाते हैं, ठीक है। और अगर 70 साल से ये DHQ वाला ये पुराना पब्लिक सेक्टर अगर ये डिलीवर कर रहा होता तो शायद इस प्रोग्राम को हमें लॉन्च करने की हमारी गुजारिश है कि नंबर मुझसे शेयर कर लीजिएगा, बिल्कुल खातून का या कॉलर का। ये डिसेबल के तो हम बहुत एक्स्ट्रा प्रेफरेंस, बिल्कुल नहीं, आप प्लीज कंट्रोल रूम इनका नंबर नोट कीजिएगा, सर के साथ हम शेयर करेंगे आफ्टर दैट, और ये बड़ा अच्छा है कि आप उसको देखेंगे। अभी जरा इस प्रोग्राम का एक तरह से आप आगाज कह लीजिए, टेक ऑफ पोजीशन में आहिस्ता आहिस्ता और अस्पताल इसमें आज शामिल होते चले जाएंगे और फिर इलाज की सहूलियात जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। विल ट्राई कि हम पूरे 2 घंटे का सेशन इस पर करें, पूरा प्रोग्राम इस पर करें, बिकॉज ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा काम है जो कि होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम KP थर का जिक्र किया, नाउ पंजाब, ज़ाहिर है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुके, कुछ में इसका भी काम होना है। इस पर हम किसी दिन मजीद बात करेंगे। टू आवर्स सर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए।
आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात एक ऐसी डॉक्टर की करेंगे जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 नहीं 23 मेडल्स अपने नाम किए हैं जनाब। दर्जनों कह लीजिए। यस 2 दर्जन मेडल अपने नाम किए हैं। यानी मेडिकल की तालीम हासिल करने के साथ साथ जो डिफरेंट इम्तिहानात होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, माशाल्लाह उन्होंने विन किया। हम बात डॉक्टर नूर सबा की कर रहे हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है। MBBS में 23 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। डॉक्टर नूर सबा को 13 गोल्ड और 10 जो है वो सिल्वर मेडल्स मिले हैं। और हर साल मेडिकल के प्रोफेशनल जो एग्जाम्स होते हैं इनमें पोजीशन और मज़ामीन में टॉप करने पर मिलते हैं। माशाल्लाह एक तो मेडिकल की तालीम इतनी मुश्किल है और उसमें भी इन्होंने माशाल्लाह टॉप किया। हम कुछ मेडल्स बल्कि आपको दिखाते भी हैं स्क्रीन पर अभी जो मेडल्स इन्होंने हासिल किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स के, जिस तरह से वो एग्जाम्स में पोजीशंस लेती रही और टॉप करती रही। तो ये जनाब लिस्ट है, एक फहरिस्त एग्जैक्टली कामयाबियों की। बिल्कुल। डॉक्टर नूर सबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहबा थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुबारकबाद, इतने मेडल्स कहाँ छुपा के रखे हैं? एक ही जगह पर रखे हैं या कुछ एक कमरे में रख दिए, कुछ एक जगह पे हैंग कर दिए? थैंक यू सो मच। जो इकट्ठे ही रखे हुए हैं एक ही जगह पर, एक ही अलमारी में। अच्छा, और उस अलमारी के बाहर पहरा देकर बैठी हुई है? यही समझ लें। कितना फ्रीक्वेंट होता है कि जब कोई आपके घर आए तो आप या तो दिखाएं या तो वो ख्वाहिश भी करें सारे मेडल लेकर आओ। कि जरा इस वाली गैलरी के पास आएगा, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक तस्वीर हो जाए आपके साथ। जी, कितना ऐसा होता है कि जब भी कोई आपके घर आता है, आपसे मिलने के लिए विजिट करता है, तो आपकी इन एजाजात को भी देखते और कहता हो ये कि जरा नूर सबा इधर आ जाइए, हम चाहते हैं कि इस वॉल के सामने आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसी मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी इस सब के बाद। तो वो सब फिर मुबारकें देने जो है वो आए हुए थे, फिर बड़ी खुश थे वो सब देख के भी सारे मेडल्स ना। तो काफी खुशी थी सारी फैमिली को, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आपने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया, एक तो नाम उसका ही बड़ा ज़बरदस्त है और वहाँ पे एक तो एडमिशन मुश्किल से मिलता है। तो आई एम श्योर आपके तो माशाल्लाह उससे पहले भी इतने अच्छे मार्क्स आते रहे होंगे। तो आपने यहाँ पर भी टॉप तो नहीं कर लिया अपनी क्लास में? किंग एडवर्ड में हाँ जी, एक्चुअली एडमिशन से पहले मेरा MCAT में थी फर्स्ट पोजीशन, और उसके बाद मैट्रिक FSC में भी अच्छे मार्क्स थे। फिर किंग एडवर्ड में आने के बाद से हर साल जो है वो प्रॉफ में मेरी पोजीशन आती रही है, और फिर हर सब्जेक्ट में जो है हाईएस्ट मार्क्स थे। तो इसलिए टोटल मिला के फिर इस तरह से 23 बनते हैं मेडल्स। अच्छा नूर सबा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बचपन से ही ना पोजीशन लेने की जिनकी आदत होती है, कंपटीशन होता है कि सबको जो है ना हमने पीछे छोड़कर आगे जाना है। जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में आपने जब दाखिला लिया है, इनसिक्योरिटी होती होगी आपकी क्लासमेट्स को? कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जरा। हाँ जी, एक्चुअली ये बात सही है, काफ़ी मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है। इवन हमारे एजुकेशन सिस्टम भी कुछ इस तरह का है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि बहुत कम कंपटीशन है। लेकिन पर्सनली जो है आप कह लें कि मेरी अपनी सोच इस तरह से नहीं है। मतलब मैंने कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ा कि भाई बस मैंने मेडल ही लेना है या मैंने पोजीशन ही लेनी है। मोस्टली मेरा ये होता था कि बस अच्छी तरह समझना है जो चीज़ पढ़ रही हूँ, और कल को जब डॉक्टर बनना है तो ये सब चीज़ें अप्लाई होनी है मरीजों की मदद करने में ना। तो इस मेंटालिटी के साथ मैंने पढ़ा था, और बाकी मुझे लगता है अल्लाह का बहुत करम है, क्योंकि मेहनत डेफिनेटली सब कर रहे होते। किंग एडवर्ड की तो सारे ही स्टूडेंट्स बहुत लायक माशाल्लाह से बड़े मेहनती होते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। आपने किताबें पढ़ी हैं कि हिफ्स की हैं? पढ़ी हैं, क्योंकि मेडिकल की तालीम ज़रा थोड़ी कंसेप्चुअल होती है। अगर आप याद कर भी लो तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ याद भी करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी कुछ समझना भी पड़ता है। तो आप समझें कि कंसेप्चुअल और मतलब मिला कर ही है। और इसके अलावा वैसे ही मुझे बुक रीडिंग का बड़ा शौक है आउटसाइड ऑफ सिलेबस भी, तो मुझे लगता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। फिर अ गुड रीडर तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी बेहतर होती है। कभी किसी ने ये कहा नूर सबा कि इतने मेडल्स ले लिए, इतने एहसास ले लिए, अब क्या करना है, अब क्या बाकी रह गया है? आपकी वैसे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? फिलहाल जो मेरा प्लान है, बाकी अल्लाह मदद करे, इट्स स्टिल इन द इनिशियल स्टेजेस। आई डू वांट टू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम अब्रॉड और फिर पाकिस्तान वापस आकर अप्लाई ऑल दैट टेक्निकल स्किल्स और ऑल दैट नॉलेज जो होगा इंशाल्लाह आई विल गेन। तो अभी फिलहाल तो ये प्लानिंग है, बाकी अल्लाह ताला मदद करे, बेहतर करे। तो किस डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहेंगी? मेडिसिन का इरादा है मेरा, इंटरनल मेडिसिन का। इंटरनल मेडिसिन का इरादा है आपका, माशाल्लाह। और प्रैक्टिस का ही इरादा है या साथ साथ पढ़ाने का बाद में इरादा भी है? पर्सनली अभी तो मेरा ये इरादा है कि मैं एक प्रैक्टिस के साथ साथ रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व रहूं और पढ़ाने में भी इन्वॉल्व रहूं, तो ज़रा दोनों मिला के, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी टाइप को ज़्यादा ये सूट करेगा कि पेशेंट्स भी देख रही हूँ और मतलब स्टूडेंट्स को भी साथ पढ़ाऊँ। तो अभी तक तो यही प्लान है, बाकी लेट्स सी, अल्लाह ताला मदद करे आगे। पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूद रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां पर आप क्या देखती हैं कि किस चीज़ की कमी है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रिसर्च सेंटर के हवाले से काफ़ी बात कर चुके हैं और उनकी डेवलपमेंट के हवाले से अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम भी कर रही है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है और इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट और अब एक्चुअली ये चीज़ें, इन पर सोचा जा रहा है, इस पर तवज्जो दी जा रही है। जहाँ तक कमी की बात है, मुझे लगता है कि कुछ कमी शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की या उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की है, क्योंकि जो लैब्स जिसको हम जो बैरून मुल्क जिस तरह की लैब्स या जिस तरह की स्पेंडिंग या जिस तरह की इन्वेस्टमेंट के बाद बनी होती हैं, शायद अभी हम उस लेवल पर पहुंचने से ज़रा दूर हैं। बट उम्मीद की जानी चाहिए, बल्कि बहुत कोशिश की जानी चाहिए कि हम इवेंचुअली जो है वो उस लेवल पर पहुंचे और उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए और वो लोग लाए जाए बेसिकली जो अपने अपने फील्ड्स में बहुत माहिर हैं और इस सब को इनिशिएटिव को लीड कर सकें। ग्रेट ग्रेट। लास्टली मुझे ये बता दीजिए कि ये भी कभी कहना पड़ा आपको कि अब ये ना करना कि बस मैं बाद में गोल रोटियां बनाने जोगी रह जाऊं, मैंने इसको इन मेडल्स को जो है ना इसका हक अदा करना है, ऐसा कभी कहना पड़ा किसी मौके पर? बिल्कुल, एक्चुअली मुझे लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान में ये एक सैड बात है काफ़ी कि ये इस तरह का रवाज एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, लोग कहते हैं, पूछते भी हैं, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरत है कि हम इस मेंटालिटी को बदलें, क्योंकि एक जो ख़वातीन अपने करियर में आगे आ रही हैं, अपना उतना ही पैशन, उतनी ही जहानत, उतनी ही मेहनत के साथ जितना एक मर्द आता है उस करियर में, तो फिर क्यों हम फ़र्क करते हैं, क्यों हम एक जेंडर को सप्रेस करते हैं और एक को जो है वो हम इनकरेज करते हैं, जबकि मेहनत और जहानत और काबिलियत तो बराबर है। तो उसके ख़वातीन के करियर को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सो मच नूर सबा अपना वक्त देने के लिए, और प्रोड्यूसर साहब ने एक छोटा सा मशवरा दिया है जो आपको आगे दे सकते हैं कि रोटी वाले गोल मेकर्स इस वक्त जो है रोटी मेकर मार्केट्स में मौजूद हैं। अगर किसी को सिर्फ गोल गोल रोटियां और चपातियों ताकि उससे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो मेरे ख्याल से वो हजरात वो रोटी मेकर खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि अपने घर की खवातीन को, फिर चाहे वो बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी वो बीवी हो या बेटे को सिखा लें रोटी पकाना। बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप हाथ बटा सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच, बहुत सारी नेक दुआएं आपके लिए। और जैसे कि आपने कहा ना कि खवातीन का जो पैशन है और जो आपके भी इरादे हैं वो मजबूत हैं, ऐसे ही एक मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, एक पर्सन, एक पर्सनालिटी है, वो आज हमारे साथ सुबह पाकिस्तान की मेहमान बनी है। आप थी लाउंज से बाहर, ये है हमारे लाउंज में, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर महरीन तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। महरीन, एक पर्सनैलिटी से तो हमने आपको यहीं बैठे बैठे मिलवा दिया, एक माशाल्लाह शख्सियत आप खुद हैं, बहुत सारे लोगों से आपको मिलना जुलना रहता होगा। ये बताइएगा, जब करियर काउंसलिंग के हवाले से बात आती है या बाज़ औक़ात लोग किसी कामयाबी पर होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ज़िंदगी के नशे वो फराज है ना, कभी ऐसा वक्त होता है कि हर वक्त अच्छा वक्त आपके हाथों भी नहीं रहता, तो जब वो लोग थोड़े से निराश हो जाते हैं, यूँ कह लीजिए कि थोड़े से डाउन हो जाते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। सबसे पहले
ओवरऑल इसकी बात देखी जाए तो इट्स ऑल अबाउट आवर मेंटालिटी, हमारी अप्रोच और हमारी अपब्रिंगिंग। अगर हमें ऐसे माहौल में अपब्रिंगिंग हमारी की जाए कि वी आर ओपन टू एक्सेप्ट नो, हमें कैंसिलेशंस का एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि इफ़ लाइफ में सब येस नहीं होता है, मींस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ मदर, एज अ जॉबियन, एज अ CEO ऑफ माय ओन स्टार्टअप्स, आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस किए हैं, मैंने बहुत नो फेसेस किए हैं। तो मैं नो में हमेशा सब ट्रेनिंग्स में या बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि व्हेन यू फेस अ नो इट मीन्स कि देयर इज़ अ डोर ओपनिंग फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो उस नो को कंसीडर इट एज अ गुड चांस। मतलब बहुत मुश्किल बात है कि आपके सामने एक चीज़ इतनी मुश्किल हो रही है, आप करना चाहते थे पर नहीं हो रहा। अल्लाह अलमाइटी ने हमेशा हमारे लिए बिगर प्लान्स बनाए हुए होते हैं, वी आर नेवर ओपन फॉर दैट। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है नीयत का। हम लोग की नीयत और गुमान जो है ना वो अल्लाह करीम से हम स्ट्रांगली नहीं मांगते। मतलब कभी हमने कहा है कि या अल्लाह मुझे पता है ये हो जाना है और मैं जानवर बिछा के बैठा हुआ हूँ और मुझे पता है ये हो जाना है, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार अगर ये हो गया, अगर 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 वो जो अगर है ना वो इतनी नेगेटिव एनर्जी हमारे क्लोज कर देता है कि जब हम कंज्यूम चीज़ नेगेटिव करते हैं तो ऑब्वियसली वो एमिट तो पॉजिटिव नहीं होगी। सो स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड, हर रिजेक्शन को, हर नो को हैप्पीली एक्सेप्ट करें एंड ऑलवेज देयर इज़ अ वे, ऑलवेज देयर इज़ अ विंडो। कभी भी अल्लाह पाक ने ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं बनाया जिसकी चाबी नहीं है। सो बी मोटिवेटेड एंड हमेशा इस चीज़ को फोकस करें, उन लोगों की लाइफ को पढ़ने की कोशिश करें। इंटरनेट इज़ अ वेरी पावरफुल सोर्स। आप देखिए वो सब लोग जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, वी आइडियलाइज देम, उन्होंने बहुत बहुत रिजेक्शन फेस किए हैं। मतलब आप ओपरा की स्टोरी पढ़ लें, आप बॉडी बिल्डर्स को देख लें, वो सब किस लेवल से शुरू हुए थे। तो हम लोगों को अपनी मोटिवेशन डाउन नहीं करनी। एक ही कॉन्सेप्ट ज़हन में रखे, जब तक अल्लाह ने सांसें दी है ना तो तब तक स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। मैं ये तो कहते हैं ना फ्राइडे थॉट होती है आपकी, ट्विटर पे ट्रेंड भी चलता है फ्राइडे थॉट। तो आज का ये मेरे ख्याल से ये एक फ्रेज बड़ी प्यारी है कि जहां इफ एंड बट्स होंगे, जहां अगर मगर होगी तो वहां पर यकीन का सफर टूट जाएगा। और जब अपने खुदा से मांगना है ना तो अगर मगर की गुंजाइश नहीं रहती है। तो मैं खुद इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। ख़वातीन में अक्सर जब आप उनसे मुखातिब होती हैं या बात करती हैं, महरीन आपको क्या लगता है वो कहाँ पे लाइक कर रही हैं या सबसे ज़्यादा मसाइल आपको किस तरह के सुनने और देखने को मिलते हैं? ख़वातीन का एक्सपोजर नहीं है सैडली। दे स्टे इन होम, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी इन लॉज लाइफ, उनका इतना स्मॉल और शॉर्ट स्पेक्ट्रम है कि उससे उनकी सोच ही बाहर नहीं निकलती। तो कभी भी आप अपने आप को एक ही माहौल में बंद पाएंगे ना तो आप देखेंगे जैसे कोविड आया था, वी वर इन होम्स और हम अच्छे भले लोग वी वर डिप्रेस, हम स्ट्रेस में आ गए थे। तो वो लोग जो ऑल टाइम एक ही माहौल, सुबह उठने खाना बनाना है बच्चों का, सबसे पहले उसने जागना है, सबसे बाद में उसने सोना है और एक ही चक्की वो पीस रही है। आई एम सॉरी बट इसी पर एक सवाल भी लीजिएगा। ये जो आपने कहा ना एक माहौल है और ज़ाहिर है उससे वो चूंकि खातून बाहर नहीं निकल रही इसीलिए वो फिर उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड नहीं हो रहा। ये एक हैबिट भी है, ये एक माहौल भी है, ये एक लर्निंग भी है। अब इसको डी लर्न करना है। डी लर्न कैसे करना है? अच्छा, चीज़ें अनलर्न नहीं होती हैं। नहीं होती चीज़ें, इसका मतलब ये है कि बुरी आदत भी एक लर्निंग है, वो नहीं छूटती। नहीं, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। चीज़ें अनलर्न इस तरह नहीं होती हैं। चीज़ें अनलर्न इस तरह होती हैं जब आप खुद नियत करते हो कि नहीं, आई नीड टू ऐड समथिंग इन माई रूटीन। रूटीन्स चेंज करनी है। जैसे अगर मतलब अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं कोविड टाइम में तो आई रियली प्रेफर कि मैं हाइकिंग पे चली जाती या मैं अपने पार्क में घूम लेती, मैं थोड़ी सेल्फ लव एक्टिविटीज़ कर लेती एंड ट्राई टू प्रेज योर सेल्फ। और फीमेल को अपना टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। व्हाट अबाउट अ मी टाइम, व्हाट अबाउट अ बुक राइटिंग टाइम, व्हाट अबाउट अ डायरी राइटिंग टाइम, जर्नल टाइम। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पास ये भी है। अब वो लोग जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं फैमिली की, दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सच नेगेटिविटी बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी। दे ऑलवेज कीप ऑन पोस्टपोंडिंग ग्रैटिट्यूड के जब मेरे पास ये होगा तो मैं शुक्रगुजार होंगी। जब आप 1 रुपये के लिए शुक्रगुजार है ना तो आप 1000 रुपये के लिए भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लाख रुपये आएगा और फिर आप कहोगे मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। चीज़ें हमेशा स्मॉलर स्केल से शुरू होती हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ। घर में फीमेल्स क्या नहीं कर सकती, फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन स्किल्स हैं, यू कैन डू एनीथिंग। जस्ट आर्टिकल राइटिंग स्किल्स को आप देख लें तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। और मैं समझती हूँ बच्चों के साथ बहुत ईजी है टाइम निकालना, लेकिन हमने हवा बना दिया बच्चों को। यू नो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एज अ ब्लेसिंग, वी सेड यार वी आर बाउंड बिकॉज़ ऑफ दैट। इसको हम यूं भी कर दें, इट्स जस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। हम जो उसका शिकार हो चुके हैं और पूरा का पूरा मुआशरा में उस तरफ नजर आता है। सॉरी वक्त बड़ा कम था, वरना इस पर और गुफ्तगू करते। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेंगे जनाब, वापस आएंगे, साथ रहिए।
आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम जो इतना मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कि वो शख्सियत इतनी प्यारी है कि उससे गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक में और मुस्कुराहट आ गई। हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। डिफरेंट स्क्रीन्स पर हमें नजर तो आई हैं, हमने मुख्तलिफ चैनल्स पर उनको देखा और मैं उनके बारे में एक जुमला जरूर कहूंगा। वो शख्सियत इस लगन से मेहनत की उन्होंने कि उसके बाद अल्लाह ने उनका हाथ थाम लिया। वो शोहरत दी उनको, वो इज्जत दी, वो मकाम दिया जिसका ख्वाब तो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन अल्लाह ये किसी किसी के नसीब में इसको रखता है और माशाल्लाह उनको अल्लाह ने इज्जत दी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दे। स्क्रीन पर तो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, क्या रियल लाइफ में भी ऐसी है? कभी ऐसा हुआ कि किसी गेस्ट ने कोई बात की कि आगे से वाकई गुस्सा किया? मैंने कभी उन्हें गुस्सा करते नहीं देखा। शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। हम बात कर रहे हैं अब्सा कोमल की। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू शोएब एंड ज़रियाब, यू टू काइंड विद योर कॉम्प्लीमेंट्स। आपने बड़े अच्छे अल्फाज कहे। इनफैक्ट हम लोगों ने एक दूसरे की जर्नी देखी है तो इसलिए आप कह रहे हैं, तो आई एम रियली लाइक ग्रेटफुल फॉर योर वर्ड्स और बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी जर्नी से वाकई एक इंस्पिरेशन मिलती है अब्सा बहुत से देखने वालों को कि इस कदर मेहनत है आपकी उस जर्नी में कि ऑनेस्टली बड़ी रिस्पेक्ट आपके लिए, बड़ी रिस्पेक्ट। अच्छा, इसी जर्नी से मेरा एक क्वेश्चन है जिससे शायद या तो आप अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, लेकिन आपका जवाब मेरे लिए और बाकी खवातीन एंकर्स के लिए बहुत जरूरी है। अब्सा, जैसे शुएब ने तो आपको देखा ना, जीरो से आपने करियर स्टार्ट किया, अब माशाल्लाह आप एक बहुत बड़ी स्क्रीन के बाद, मतलब यानी कि एक न्यूज़ एंकर का ख्वाब भी होता है कि वो आगे चल के प्रोग्राम एंकर बने। हमारे यहाँ जब भी खवातीन को कामयाबी मिलती है, कैरेक्टर असैसिनेशन सबसे पहला क्वेश्चन होता है। बिल्कुल, कितनी बार फेस किया आपने? कैरेक्टर असैसिनेशन उस हिसाब से हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक महदूद अंदाज में काम किया। मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थी, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी और बहुत मोहतात रही क्योंकि मैंने बहुत कम एज में मैं मीडिया में आ गई थी। आई यूज्ड टू होस्ट माय रेडियो शो, तो मेरे तमाम पॉलिटिशियंस या ये म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट वगैरह सबसे इंटरेक्शंस होते थे। सो उस चीज़ को तो मैंने कोशिश की कि बहुत महदूद रखा जाए। लेकिन ख़वातीन, आप ठीक कह रही हैं, हमारे लिए हमें जज किया जाता है। एक तो हमारी लुक्स के बुनियाद पे, मर्द हजरात के लिए इट्स ईजी। लुक्स वाला वो जितने भी ज्यादा माशाल्लाह हसीन हो, जितना होते हैं, जैसे शोएब भी बैठे हैं, तमाम मर्द हजरात भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट भी आखिर में दिया जाता है। पहले बात होती है आप क्या जबरदस्त होस्ट करते हैं और आखिर में कहेंगे आप लगते ही बहुत अच्छे हैं देखने में। सो इट्स डिफरेंट फॉर अस, हमें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जो कि आप ऑब्वियसली रिलेट कर सकेंगे। सो वो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती थी, करती है अभी भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम हमारा जो है, ये जो हमारा प्रोफेशन है न्यूज़ मीडिया का, वो इतना संजीदा है कि कहीं ना कहीं फिर लोगों का फोकस काम पे चला ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये कि ये तो डेफिनेटली एक ऐसा तल्ख हकीकत है जो कि हमने अभी तक फेस की है, लेकिन क्या वजह है कि ये मामला अभी तक थमने का, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? ये ऑब्जेक्टिफाई करने वाला जो सिलसिला है वो, क्योंकि हमें ना आज तक बहुत अजीब लगता है। हम बात तो बड़ी करते हैं विमेंस राइट्स की, हर साल हम भी खवातीन के दिन पे बहुत ज़्यादा बातें लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं आज भी। पहले एक ज़माने थे जब खवातीन बाइक्स भी चला लिया करती थी कराची में और खवातीन बड़ी पोजीशंस के ऊपर रहीं हमारे यहाँ। ये खाम ख्याली है हमारी कि औरतें अब CEOs बनना शुरू हुई हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अब खवातीन उस तरह की पोजीशंस में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खातून जज की तैनाती होना एक यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन जनरल उनको लगता है कि ये अभी भी एलियन है औरत, और ये किधर आ गई और इसको किस बुनियाद पे नौकरी मिल गई, ये काम कैसे कर सकती है। और फिर अगर आप बैठ के डिटेल्स में देखें तो कई दफ़ा औरतें ज़्यादा टाइम दे रही होती हैं काम को। खासकर हमारी जो प्रोफेशन है उसमें एंकर शायद लास्ट में, सबका मैं नहीं कह रही, लेकिन कुछ होते हैं स्टार एंकर्स जो लास्ट मोमेंट आए, टाई पहनी और किसी ने कोट पकड़ाया और जाके शो में बैठ गए। औरतें मैंने जितनी भी देखी हैं वो टीम मैनेजर्स होती हैं, वो आती हैं 6 घंटे पहले शो से, पूरी टीम को साथ लेके चलना, सबकी बातें सुनना। सो इट्स डिफरेंट दैट वे। और मुझे लगता है कि हम थोड़े बैकवर्ड जा रहे हैं इस बारे में। हमें
2 कदम आगे चल के ये सोचना चाहिए कि भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग जैसे हम हैं, और लाइक यू नो अच्छा, अब सब बहुत सारी कम खवातीन शख्सियात ऐसी होती हैं, इनफैक्ट मर्द हजरात ने भी, जिन्होंने करियर का आगाज तो न्यूज़ एंकरिंग से किया होता है, लेकिन उन्हें बाद में जाके प्रोग्राम मिलना है, क्योंकि हर एंकर की ख्वाहिश ये होती है कि मेरे पास प्रोग्राम की स्क्रीन हो, मैं 1 घंटा रजिस्टर्ड हूँ। करंट अफेयर करना, प्रोग्राम करना है तो न्यूज़ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन करंट अफेयर आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी लगती है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो इस हिसाब से कि जब आपने प्लान करना है पूरा कंटेंट न्यूज़ में, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े इदारे में काम उस हिसाब से करती थी, एक बहुत बड़ी टीम थी हमारी, सो बहुत से लोग थे, वो आपको स्क्रिप्टेड हर चीज़ मिलती है, फिर लेकिन ट्रांसमिशंस वहाँ पे हमने जो की हैं वो बहुत मुश्किल थी। अभी तक मैंने कोई टॉक शो इतना मुश्किल मुझे नहीं लगा जो हमने लाइव ट्रांसमिशंस, आप दोनों का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस रहा होगा, कोई हादसा हो गया, APS जैसा वाकया हो जाना, एंड यू नो आप पूरा दिन वहाँ बैठे हैं, फिर बजट जैसी चीजें, आपके कुछ चीजों के आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, कुछ के नहीं हो सकते, सो उन चीजों को पढ़ के प्रिपेयर होना वाज अ बिग टास्क, क्योंकि न्यूज में इतनी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि मैं पहले जो प्रोग्राम करती थी वो एनालिसिस बेस्ड था, तो इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट दिस वन पूरे कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ता है। सब गेस्ट लाइनअप, ज्यादा मेहनत करियर की इस वक्त हो रही है, अब बहुत मेहनत हो रही है, अब बहुत मेहनत हो रही है, पहले भी होती थी लेकिन अब ज्यादा हो रही है। आई हैड हेल्पिंग हैंड्स बैक देन, आई हैव अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, और जिससे शेप तो बिल्कुल ही अग्री करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत से दोस्त भी हैं माशाल्लाह। जिस वक्त आपने जियो जैसे इदारे में आपको वेलकम किया गया, आपकी स्क्रीन, आप उस वक्त सब नाराज ना होना, सभी दोस्त हैं रहे हैं, आपकी स्क्रीन माशाल्लाह सबसे प्यारी थी। उसी वक्त थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैटरीना कैफ की लॉन्चिंग हुई थी, तो कहा जाता था ये पाकिस्तानी कैटरीना कैफ है। वो कमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट अभी तक एंजॉय करती है? अब तो खैर काफी पुरानी हो गई है बात, अब तो पता नहीं किसी को किस से मिलाते रहते हैं। मैं थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लूं तो कहते हो आप बिल्कुल विद्या बालन जैसी लगती है। मैं कहती हूं ओके, मतलब दैट इज एक्चुअली अ रियल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बहुत लोग मुझे बहुत से लोगों से मिलाते हैं, लेकिन ये या लॉट ऑफ पीपल किससे मिलाया गया तो अच्छा लगा? किसी से भी मिला है, मैं अपनी अम्मी जैसी लगती हूँ। मुझे अपनी अम्मी की तस्वीरें मिली कुछ जब वो इस एज की थी, हम क्योंकि वो गांव में रहती थी तो तस्वीरें इतनी नहीं होती थी। हमें रिसेंटली कुछ कहीं तस्वीरें मिली उनकी जो एग्जैक्टली वो शी वाज माय एज एंड शी हैड लाइक, मेरे 2 बच्चे थे उनके उस वक्त में, और वो इतनी ज्यादा मेरी शक्ल उनसे मिलती है कि मैंने उनको कहा कि आई लुक एग्जैक्टली लाइक यू, एंड शी नेवर मेंशन्ड दैट सरप्राइजिंगली। बड़ी बेटी हैं आप अब्सा? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ बहन भाई में। जबरदस्त। अच्छा, अब्सा आप मुझे बताएं कि बहुत से इदारे में माशाल्लाह आपने काम किया, किस इदारे में काम करके सबसे ज्यादा मजा आया? अच्छा, मैंने ज्यादा वक्त तो क्योंकि एक इदारे में आप नाम ले सकती हैं। ओके गुड। सबसे ज्यादा वक्त मैंने जियो में काम किया। सो जियो में एक बहुत प्रोफेशनल माहौल है, बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा इदारा भी है, बहुत बड़ा न्यूज़ रूम भी है, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं वो जो कई अरसे से काम कर रहे हैं, उन्होंने डिफरेंट अदवार देखे हैं। सो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, ऑफ स्क्रीन भी, और वो इंटरेक्शंस जो हमारे होते थे। उसके अलावा अब जहाँ मैं काम कर रही हूँ डॉन, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉन में काम करूँ। सो वहाँ भी टीवी चैनल के अंदर बहुत प्रोफेशनल माहौल है, हमारी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। सो ये दोनों बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा भी मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे किसी इदारे से कुछ स्पेसिफिक कभी कोई प्रॉब्लम रहा। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है, हमने बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी देखे हैं। कहा जाता है कि अगर कोई शख्सियत अपनी वो जगह या वो चैनल छोड़ दे तो वो उसकी हैसियत या वो इंपॉर्टेंस रहती नहीं है। जियो छोड़ने के बाद डॉन ज्वाइन करना, बीच में अपने वॉइस ऑफ अमेरिका भी आई थिंक ज्वाइन किया था। व्हाटसोएवर आप किसी और भी टॉप 10 में जा सकती थी, या क्या पता अल्लाह ताला ने आने वाले दिनों में आपका रिजल्ट कहाँ लिखा हो। ऐसा लगता है आपको कि वाकई इदारा छोड़ने के बाद आपकी शख्सियत में, आपकी अहमियत में कमी आती है? आई डोंट थिंक सो। अगर फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट हो, मैं अब जो काम कर रही हूँ इंटायरली डिफरेंट है जो मैं पहले कर रही थी। पहले एक प्लान्ड हमारा एक पैनल होता था जो कि हमें पता है हर रोज उन्हीं से बात करनी है, रिपोर्ट कार्ड के लिए, लेकिन अब जो है वो हर दिन एक नया मेहमान होता है, तो मैं इस चीज़ को बड़ा चेरिश करती हूँ। ऑल्सो द इंटरेक्शंस, फिर बीइंग इन इस्लामाबाद, एक सहाफ़ी के लिए पाकिस्तान में होते हुए इस्लामाबाद में होना, मुझे रियलाइजेशन अब हुई कि बहुत जरूरी है। उसके मुझे भी इस्लामाबाद ज्वाइन करने के बाद ये अंदाजा हुआ है कि एक सहाफ़ी का करियर इस्लामाबाद में है। एग्जैक्टली, आप वो इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं लोगों से, यहाँ पे आप जाके पार्लियामेंट के सेशंस देख सकते हैं, कोर्ट हियरिंग्स देख सकते हैं। हर अहम इदारा यहाँ पर है, हर अहम चीज, फैसले यहाँ पर हो रहे हैं, पॉलिसीज यहाँ पर बन रही हैं। कोई एक मेहमान शख्सियत जिसके साथ दोबारा कभी शो नहीं करना चाहेंगी? नाम तो नहीं लेना पड़ेगा। मेरे साथ रिसेंटली 1-2 लोग हैं जिनको मैंने ब्लैक लिस्ट कर लिया है। प्लीज आज नाम ले लें। देखिए, नाम ऐसे नहीं क्योंकि सियासी शख्सियात है, उनकी पार्टी के दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं आएंगे। तो चलिए फिर इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, ऐसा उस वक्त क्या होता है, हमारे साथ तो अक्सर हो जाता है, जब गेस्ट या तो लेट हो जाए या एंड मोमेंट पे कहते हैं यार मैं नहीं आ रहा। बहुत मेरे साथ ये भी कल हुआ है, और उस पैनिक में मैंने उन
एक साहब की जगह 2 लोगों को लाइन अप कर लिया, तो वो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन देन यू नो वी कैन मैनेज ऑलवेज या सो। लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं, एक साहब मेरे शो में आते थे और मुझे हर बार वो शायद भूल जाते हैं उन्होंने मुझ पे पिछली दफा क्या इल्जाम लगाया था। तो कभी कहते हैं आप हुकूमत के आलाकार हैं, कभी कहते हैं कि आप इस पार्टी के आलाकार हैं। मैंने कहा एक दफा आप डिसाइड कर लें, क्योंकि आप इंटायरली दोनों डिफरेंट पार्टीज हैं जिनकी आलाकार आप मुझे कह रहे हैं। आइदर आई कैन बी ऑपोजिशन आलाकार और गवर्नमेंट्स, सो वो उनको मैंने काफी जरा वो तो ब्लैकलिस्ट हो गए, ब्लैकलिस्ट है, लेकिन बेचारे फिर भी बुला लेते हम लोग उनको कभी कभी। आई डोंट टेक, अच्छा मेरी एक इंटरेस्टिंगली आई हैव टू से दैट मैं पर्सनल ईगो मेरी अना का मसला नहीं होता प्रोफेशनली कभी, और ऐसे होना भी नहीं चाहिए, एक एंकर का नहीं होना चाहिए। मेरी जाती तौर पे किसी के बारे में कोई भी ख्यालात हों वो हमारे स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे, स्क्रीन पे भी, और मेरे वैसे भी अगर कोई उसने अच्छा काम किया तो मैं उसको एक्नॉलेज उस शख्स को करती हूँ। ये मेरी जाती जिंदगी में भी होता है। ये बड़ी अच्छी ऑब्जेक्टिविटी है ये। अच्छा आप सब कोई एक ऐसी शख्सियत, बेशक पॉलिटिकल हो बेशक नॉन पॉलिटिकल हो, जिसके साथ आपको शो करने का सबसे ज्यादा मजा आता है और आपका दिल करता है अच्छा आफ्टर अ वीक और अ मंथ कभी मुलाकात भी हो जाए या शो भी हो जाए, शोज हो जाए। अच्छा मुझे हमेशा मजा आता है हमारी जो नई ये हुकूमत के अंदर इस तरह फरूख हबीब साहब है उनके साथ, क्योंकि इज ऑलवेज वेरी प्रोफेशनल, जो जवाब देना है ऑपोजिशन को भी वो बहुत सीधा करारा जवाब देते हैं, तो उनको हम बहुत जहमत देते हैं प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में। उसके अलावा बाकी भी हमारे साथ ऑपोजिशन में से भी अगर हम देखें सेनेटर मुस्तफा नवाज है, वो बहुत पढ़ी लिखी बात करते हैं, 4 बातें सीखने को ही हमेशा मिलती हैं उनसे, और भी लोग हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 2 जो मैं समझती हूँ। अब आते हैं हम एंकर्स पर। आपने जरा भी तो आप माशाल्लाह प्रोग्राम आप लोग जो है ना बड़ी शरारत करते हैं, हम थोड़े शरारती वाकई हुए हैं। किस मेल एंकर के साथ आपको स्क्रीन शेयर करके मजा आया? आपको लगा अच्छी केमिस्ट्री भी अच्छी है, हेल्पफुल है? आपके सारे में आपका नाम नहीं, मेरे से तो हमने शायद हमें अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं, अल्लाह करे कभी मौका मिले इंशाल्लाह। लेकिन बताइए कि वैसे मेरी ख्वाहिश है ये, ख्वाहिश है, हाँ ये ख्वाहिश है। चलिए मैं ऑन में बता रहा हूँ। जब खबरें पढ़ा करती थी तब की बात है, मेरे बहुत से फेवरेट्स हैं वैसे। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तो वकास रफीक जो पीटीवी इंग्लिश दौर के आप हमारे बचपन से उनको एग्जैक्टली, एंड ही इज वेरी नाइस, ही इज वेरी नाइस। अब वो आते नहीं है टीवी पे, लेकिन जो लोग पीटीवी देखते थे खबरें वो जरूर जानते होंगे उनको। और उनके साथ तो मेरा ऐसा टाइम था कि मैं आज तक याद करती हूँ, हमारा बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। देन मेरी दूसरी जॉब में मेरे दोस्त हैं अब्दुल्ला सुल्तान, हमने भी साथ बहुत खबरें पढ़ी हैं। वो अब आप लोगों की तरह मॉर्निंग शो करते हैं। और वजी सानी जियो के ऊपर एक बहुत पुराने एंकर है, ही इज अ ग्रेट कॉलीग, सीनियर भी ऑल्सो, वो बड़े काइंड भी हैं। वो बड़ा वजी भाई ने शायरी भी शुरू कर दी है, शायरी भी, तो ड्यूरिंग द बुलेटिन एक शेर और शायरी भी सुनाते थे। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात यह जो कि हमारे बाकी कॉलीग्स भी एग्री करती थी, खवातीन भी खास तौर पे, कि वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। नॉट इवन कि वो जियो में रहने वाले अपने एंकर्स को, जो जियो से बाहर रहने वाले ना, उनको भी वो गाइड करते हैं। अक्सर मेरी उनसे 2-3 दफा इंटरेक्शन रहा है फोन पर, कभी भी कि आप वजी भाई ये क्या है क्या नहीं, तो ही इज वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड। खवातीन एंकर्स में से क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, महर बुखारी साहिबा हैं, आसमा शराजी साहिबा है, लेकिन कब ट्विटर पे तो आप भी जरा देखती हैं कि क्या क्या चल रहा होता है जी। अगर कभी आपको लगे कि आप किसी को फॉलो कर सके तो किस एंकर को आप देखेंगी करंट अफेयर में? अच्छा फॉलो देखिए, मैं सबकी अच्छी चीजें फॉलो करती हूँ, जो हम, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई कंट्रोवर्सी अटैच ना हो। लेकिन अब बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ। अब किसी की एक पर्सनालिटी की साइड के ऊपर तनकीद की जाती है कि भाई यहाँ से जानिबदारी नजर आती है, लेकिन उनकी करियर की एक और भी पूरी जर्नी होती है, उसको हम नहीं देख रहे होते। सो मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं दूसरों को कॉपी नहीं कर पाती उस तरीके से, ना मेरी कोशिश होती है, लेकिन कुछ चीज़ें सीख लेती हूँ। तो उसमें है हमारे यहाँ नसीम ज़हरा साहिबा की तो जर्नलिस्टिक करियर हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उस ज़माने में आके उन्होंने मर्दों के इस प्रोफेशन में जगह बनाई और आज तक भी सस्टेन किया उन्होंने उस तरह से। शी इज़ सच एन इंस्पिरेशन। उसके अलावा आसमा साहिबा का एक करियर मुझे उनका प्रोफेशनली इसलिए भी कि उन्होंने हर उस जगह पे जाके रिपोर्टिंग की शुरू दिन से, जब से उन्होंने स्टार्ट किया, जो मर्दों के लिए फील्ड में निकलकर काम करना सब बहुत टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक जरा खवातीन वाला सवाल का जवाब भी बता दें। बहुत अरसा आपने एक स्टार स्क्रीन पर काम किया है, फ्यूचर में शादी का इरादा कब है? अच्छा ये शादी की तरफ जा रहा था। शादी बस क्योंकि जब आप किसी, एक तो माशाल्लाह प्यारा चेहरा हो, शख्सियत भी अच्छी हो, बहुत सारे लोग बड़ी ख्वाहिश भी करते हैं, ये हमें लोगों को लगता है कि यार इनके पास तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत होते होंगे, लेकिन हम एक अपनी जात में भी एक शख्स है ना, हमारी अपनी ख्वाहिश है, हमारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके लिए अभी इरादा बनाया है या आने वाले वक्त
में क्या नहीं, मुझे मैं समझती हूँ कि शादी हर किसी की होनी चाहिए और हो भी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल मैं सोच रही हूँ, बहुत सीरियस ग्राउंड्स के ऊपर सोच रही हूँ। अच्छा। लेकिन अभी कोई ऐसा कोई मेरे पास है नहीं कि जवाब मैं चलिए, आपको आप एक देती कि काम करें, अनकरीब आप हो जाएगी, अब ऐसा नहीं होने वाला। आप बताएं आपका ड्रीम बॉय में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए? कैसा है? कियानो रीव्स जैसा है। लेकिन मुझे कुछ अरसा पहले मैं बिना स्क्रीन से जब ब्रेक लिया और मैं बाहर गई थी तो किसी ने यूट्यूब के ऊपर, आजकल लोग तो हर तरह की बातें करते हैं, तो किसी साहब हैं कोई, उन्होंने ना यूट्यूब के ऊपर अपना एक वीडियो बनाई मेरी तस्वीरें लगा के। उन्होंने कहा कि इनकी तो शादी हो गई है और इनकी किसी डॉक्टर से शादी हो गई है और हमने इनकी फैमिली ज़राए से कंफर्म कर लिया है। अब वो उस वीडियो को इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले कि मेरे काफी एक्सटेंडेड रिश्तेदार मैं, और इंटरेस्टिंगली आप देखें टाइमलाइन भी देखें कि मैं भी टीवी से स्क्रीन से गायब हो गई। तो लोग समझे वाकई मेरे एक्सटेंडेड रिश्तेदारों ने मेरी अम्मी से नाराजगी डाल दी। शादी पे बुलाया उन्होंने कहा आपने शादी में नहीं बुलाया हमें। वो कहती हूँ कौन सी शादी, और मुझे कह रही है ये कौन सी शादी हुई है। मैंने कहा नहीं हुई, देयर इज नो शादी। सो आई डोंट नो, एंड द कॉन्फिडेंस उस बंदे का इतना ज्यादा था कि उसने कहा हमने उनके करीबी ज़राए से मालूम किया। फिर तो ये बता दे मुझे कि बहुत दफा ऐसा होता है हमारे लड़कियों की, जरा तुम लोग डायरेक्ट डीएम पढ़ लो ना इंस्टाग्राम के या ट्विटर के, तो कानों को हाथ लगाओगे। कोई ऐसा चिपकू फैन, एक तो फैन अच्छे होते हैं, आप लोगों की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा हर ट्वीट में टैग करता हो या हर इंस्टाग्राम पे करता होगा, कोई एक ऐसा नाम आपको याद हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैं, हालांकि अपने ये हम अदर्स इनबॉक्स और ये चीज़ें देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसमें अगर कभी खासकर मेरी दोस्तें वगैरह कभी बैठी हो ना, तो वो कहती हैं कि हम जरा देखते हैं अदर्स में क्या आया हुआ है, तो वो जरा शुगर लगाने के लिए। सो उसमें वंस जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, एक दफ़ा हमें पता चला जब मैंने अदर्स इनबॉक्स क्लिक किया, एक साहब को 4 साल से हर रोज़ खुद से ही अपने आप से कॉन्वर्सेशंस किए जा रहे थे। वो खुद ही मैसेज करते थे, वो खुद ही अपने आप को जवाब देते थे। तो हम हंसे भी बहुत, लेकिन मैं हैरान भी बहुत हुई। मैंने कहा ये भी एक साइकी है और ये एक स्टॉकर वाली साइकी है, बीमारी है और एग्जैक्टली दिस इज नॉट राइट, यू नो, सही बात नहीं है। फेक आइडेंटिटी का भी बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। कोई क्यों चाहेगा कि वो अपने नाम के बजाय किसी और की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पे अच्छा पॉइंट आउट किया। अब सबके वक्त जरा खत्म हो रहा है, वी हैव लास्ट मिनट। कैसा लगा आपको सुबह पाकिस्तान पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह उठती और मेरी जिंदगी में पहली मुलाकात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत, और मैं इसीलिए आज आई, आप दोनों की वजह से ही मैं आज आई हूँ, वरना सुबह उठना मेरे लिए वंस अ ईयर इस टाइम पे मैं उठती हूँ, तो वो इतना अच्छे दोस्तों की कोई महफिल हो या मॉर्निंग शो, मुलाकातें चलती रहेंगी, आप परेशान ना हो। ये बहुत अच्छा शो है, मैं आप लोग बहुत अच्छा इसको कंडक्ट कर रहे हैं, और पीटीवी हमेशा कोई ऐसी चीज जरूर लेके आता है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, सो इट इज डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स। दिस इज वन ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स शो। यस, थैंक यू आप सभी, वी वर सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन द शो, बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ योर मैरिज सेरेमनी। बता दीजिए बस अल्लाह नेक नसीब करे, हमारी दुआएं हैं आपकी अगली जिंदगी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक नसीबों की बात है, वक्त मुकर्रर होता है, जो रिश्ता आपका बने वो बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारा साथ हो, ये हमारी दुआ है। और हर लड़की के नहीं, हर लड़के के लिए भी यही दुआ है कि बड़ा प्यारा साथ हो। वक्त हो गया खत्म नाज़रीन, मुलाकात मंडे को करेंगे। वीकेंड बहुत खूबसूरत होगा आपका, जहां जहां आप घूमने फिरने जाएंगे, चाहे लाहौर चाहे मरी। अल्लाह हाफ़िज़।